आइए जी, हमारे सेशन की शुरुआत करते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट सेशन है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव। तो हम लोग आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में जनवरी 2023 के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर आपको सिखाने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं। तो जल्दी से कनेक्ट होके और चीज़ों को सीखने की कोशिश करना बहुत ही वैल्यूबल है। पीडीएफ आपको मिल जाएगा इजीली, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। सबसे पहली बात जो है ना, आपके आगे क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन जो ऐसे हैं जो मैंने अपने नोट्स से ही आपको डायरेक्ट ही पढ़ा देने हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप लोगों को पीडीएफ वाइज चीज़ें हैं वो भी पढ़ानी है। क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है पर धैर्य बना के रखें, विश्वास करना कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको सिखाने बताने वाला हूं मैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके आगे है कि फोटोनिक आधारित दोष सहिष्णु क्वांटम कंप्यूटर हाल ही में किस देश ने बनाया है। बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहा है फोटोनिक आधारित सहिष्णु दोष सहिष्णु क्वांटम कंप्यूटर, मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वांटम कंप्यूटर। आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि क्वांटम कंप्यूटर होता क्या है। देखो, इसको ब्रेन कंप्यूटर के नाम से जाना करते हैं। ये बहुत ही ज्यादा फास्ट कंप्यूटर होते हैं, एक्चुअली आपके बहुत फास्ट कंप्यूटर में इनको जाना करते हो आप लोग, और ये ब्रेन कंप्यूटर के रूप में भी जाना करते हैं इनको। और ये कंप्यूटर दुनिया में बहुत ही कम देशों के पास में है। जैसे कि मैं बात करता हूं अमेरिका है, जैसे कि बात करूं चाइना है, जैसे कि अभी बात कर रहा हूं कनाडा। ये 2-3 देश ही है जिनके पास में क्वांटम कंप्यूटर है। हर किसी के पास क्वांटम कंप्यूटर है नहीं भला भैया, ठीक है ना। अभी हाल ही में एक क्वांटम कंप्यूटर बनाया है। ये किसने बनाया है? ये कनाडा ने बनाया है, याद रखना। इस पे टोटल कॉस्ट भी बहुत लगी है, 32 मिलियन अमेरिकी डॉलर इस पे लगा है, तकरीबन 250 करोड़ रुपए इस पे पैसा लगा है। बनाया किसने है? एक कंपनी का नाम है ज़नाडू, इस कंपनी ने बनाया है। अच्छा, आप मुझसे ये पूछो दुनिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर कौन सा था? तो वर्ल्ड फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटर अभी थोड़े समय पहले ही चाइना ने बनाया, जिसका नाम था क्वांसी। क्वांसी बनाया है एक बाइडू कंपनी ने। हो सकता है आप लोगों ने कभी सुना हो, इस बाइडू का नाम जरूर सुना हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट भी आपका, ठीक है ना। तो पर ये चीज आप लोगों को जो है ना वो याद कर लेना है डियर, ठीक है ना। क्या कि वर्ल्ड फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटर किसने बनाया? चाइना ने बनाया, और क्वांसी इसका नाम था। बाइडू जो है ना ये बेसिकली इस कंपनी के द्वारा इसको बनाया गया। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अच्छा, मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ और भी चीजें थोड़ी एक्सटर्नली थोड़ा मतलब एक्स्ट्रा पॉइंट जो है ना आपको जरूर शेयर करने की कोशिश करूंगा। और वो क्या शेयर करने की कोशिश करूंगा कि ये जो कंप्यूटर के पॉइंट है ना, आपको ये 2-3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। बहरहाल आपका पेपर अगर है तो आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा, ठीक है ना। कंप्यूटर की बात करो ना बेटा आप लोग, तो आपके आजू बाजू जो कंप्यूटर होते हैं ना उनको आप लोग एक माइक्रो कंप्यूटर के नाम से जाना करते हो। एक तो आपका है माइक्रो कंप्यूटर, एक आपका कंप्यूटर होता है जिसको आप लोग कहा करते हो मिनी कंप्यूटर, ठीक है ना। मिनी कंप्यूटर के नाम से जानते हो एक को आप लोग। और एक आपका होता है बच्चा जिसको आप लोग कहा करते हो क्या? मेन फ्रेम कंप्यूटर के नाम से जानते हो, ठीक है ना। मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है आपका एक, ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। और एक आपका कंप्यूटर होता है मेरे बच्चा जिसका नाम क्या है? सुपर कंप्यूटर। क्या बोला मैंने? सुपर कंप्यूटर होता है एक आपका सुपर कंप्यूटर। ठीक होगी बात? सही है, ठीक है। तो एक माइक्रो कंप्यूटर है, एक मिनी कंप्यूटर है, एक मेन फ्रेम है, एक आपका सुपर है। ये आपके कंप्यूटर है जिनको आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, इनमें फर्क क्या है, या इनमें से आप लोग कौन कौन सा कंप्यूटर जो है ना वो इस्तेमाल किया करते हैं डियर, ठीक है ना। तो इनकी अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये माइक्रो कंप्यूटर जो है ना आपका माइक्रो कंप्यूटर, ये एक ऐसा कंप्यूटर है आपका जिसको आप लोग डेली बेसिस पे अपने होम बेसिस पे इसको यूज किया करते हैं। इसमें बेटा एक ही यूजर होता है, सिंगल यूजर होता है, बट ये काम कई सारे कर लेता है, इसलिए इसको आप लोग जो है ना मल्टीटास्किंग के नाम से जाना करते हैं। ये कई सारे काम, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास में आपका जो डेस्कटॉप है, जो डेस्कटॉप होता है ना, ठीक है ना, वो आपका किसका एग्जांपल है? डेस्कटॉप इसी का ही एक एग्जांपल में आता है। आपके पास में अगर लैपटॉप है वो इसी के एग्जांपल में आता है। आपके पास में नोटबुक है वो भी इसी के ही एग्जांपल में आता है। आपके पास में नेटबुक है तो भी इसी के ही एग्जांपल में आता है। वो आपके पास में जो है ना वो पीडीए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है वो भी इसी के एग्जांपल में है। टैब है तो भी इसी के एग्जांपल में है, और स्मार्टफोन है तो भी इसी के एग्जांपल में है। ये सारे के सारे माइक्रो कंप्यूटर के एग्जांपल है। एक ही बंदा काम कर सकता है पर काम ये कई सारे कर सकता है, इसका मतलब ये माइक्रो है। अच्छा, अगर मैं कहता हूं आप लोगों को यहां पे कि मिनी कंप्यूटर में 2 से लेके और लगभग जो है ना वो आपके 200 यूजर्स तक, 4 से 200 यूजर तक जो है ना वो आपस में कनेक्ट कर लेता है। ये इतनी कैपेसिटी इसके अंदर है।
और मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है ना वो 200 से लेके और हजारों यूजर्स तक जो है ना आपस में कनेक्ट कर लेता है। बैंकिंग सिस्टम में जो है ना इन ऐसे कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है। आपका जनरली कोई कंपनी में यूज कर रहे हो या कोई बैंक में यूज कर रहे हो तो ऐसे ही का यूज करते हो आप। और सुपर कंप्यूटर जो है ना ये बहुत पावरफुल होते हैं, याद रखना। ये दुनिया में, इसका हाल ही का करंट अफेयर बता रहा हूं आप लोगों को मैं क्या, कि जून 2022 में दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जो है ना वो एचपी कंपनी ने बनाया। एचपी बोले तो सर हैवलेट पैकर्ड, दो भाई थे अमेरिका के, हैवलेट पैकर्ड, इन्हीं के नाम पे एक कंपनी बनी हुई है जो आजकल आप बहुत यूज करते हो इसका, ठीक है ना। तो एचपी कंपनी ने बनाया है और इसका नाम क्या है सर, इसका नाम है डियर आपका फ्रंटियर। क्या नाम बोला, फ्रंटियर। इसका स्पीड है 1.1 एक्साफ्लॉप्स, FLOPS एक्साफ्लॉप्स। दुनिया में सबसे तेज वर्तमान में यही सुपर कंप्यूटर है, याद रखना। ये पेपर पूछा जा सकता है आपसे कि वर्ल्ड फर्स्ट आपका जो है ना वो सबसे तेज जो है ना करंट में फ्रंटियर है, याद रखना आप लोग। और सुपर कंप्यूटर का स्पीड मेजर करते हैं FLOATING, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड के रूप में जो है ना इसका स्पीड यूज किया जाता है। आप लोग ये भी बात याद रखना आप लोग, ठीक होगी बात ये तो, ठीक है ना। एक बात आपको और बता देता हूं कि दुनिया में सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर दुनिया का जो पहला था ना उसका नाम था CDC 6600 था। सबसे पॉपुलर जो था ना उसका नाम क्या था, उसका नाम था क्रे फर्स्ट था। ध्यान रखना, पहला ये था, पॉपुलर ये था, दोनों बातों में फर्क है। सीमोर क्रे सुपर कंप्यूटर के फादर कहलाते हैं। और भारत का पहला आया था 1991 के अंदर, जिसका नाम क्या था, परम 8000 था आपका। ये किसने बनाया था, CDEC पुणे ने बनाया था। ये भी बात आपको पता होना चाहिए, ठीक होगी बात, इतनी सही बात है। और इन सब से तेज आपके आगे ये रख रहा हूं मैं, दैट इज अ क्वांटम कंप्यूटर। ये क्वांटम कंप्यूटर जो हाल ही में कनाडा ने बनाया है, 32 मिलियन अमेरिकी डॉलर पैसा लगा के ज़ेनाडू कंपनी ने बनाया। और दुनिया का सबसे तेज या सबसे पहला जो है ना वो क्वांटम कंप्यूटर चाइना का क्वांसी, जिसको बाइडू कंपनी ने बनाया। कनाडा में कुछ हाल ही की दिनों की बातें बताता हूं। एक COP15 हुआ था कनाडा में। नाउ व्हाट इज COP15? COP15 का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15। ये मीटिंग होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये हुआ था आपका कुमिंग, मॉन्ट्रियल के अंदर। यहां पे ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को अपनाया गया था और इसमें यह कहा गया था क्या कि हम लोग 30% प्लेनेट पर, धरती पर ध्यान देने वाले हैं। जो बची हुई है उसको, मतलब 30% जो धरती हमारी जो है ना उसके ऊपर हम ध्यान देंगे। धीरे धीरे जो आपका पानी के अंदर विलय होता जा रहा है उसके ऊपर फोकस। और 30% जो है ना वो डिग्रेडेड इकोसिस्टम, जिसका विघटन हो चुका है, उसको बचाएंगे। मतलब धरती जो मृदा अपरदन की वजह से खराब हो चुकी है उसको बचाएंगे। और 30% जो हमारा क्या कहते हैं डिग्रेडेड इकोसिस्टम है, जो हमारी वनस्पति या हमारा फ्लोरा फोना खराब हो चुका है, उसको बचाएंगे। ऐसा कुमिंग, मॉन्ट्रियल के ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को अपनाया गया था। COP15 जो हुआ था कनाडा में। कनाडा ने अभी रिसेंटली डेविस कप भी जीता है, याद रखना। ये डेविस कप किससे संबंधित है? डेविस कप जो है ना आपका, ये याद रखना, टेनिस का कप होता है, टेनिस का कप है डेविस कप, और ये कनाडा ने ही जीता है हाल ही में। और कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में इंटरनेशनल विमानपत्तन का हेडक्वार्टर भी है, ठीक है ना। एयर ट्रांसपोर्ट कमेटी बैठती है उसके अंदर, और उस एयर ट्रांसपोर्ट कमेटी की एक डॉक्टर शेफाली जुनेजा अध्यक्ष है, चेयरमैन है, जो कि हमारे प्यारे भारत की है। आपसे पूछा जा सकता है कि एयर ट्रांसपोर्ट कमेटी जिसकी हाल ही में चेयरमैन बनी, इनका नाम क्या है? डॉक्टर शेफाली जुनेजा। ये हमारे प्यारे भारत की है। कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में इंटरनेशनल विमानपत्तन का हेडक्वार्टर भी है, ये भी याद रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन या अगला करंट अफेयर क्या है आपका? अगला करंट अफेयर है कि संस्कृति मंत्रालय के तहत 1000 स्मारकों के उनके रख रखाव के लिए प्राइवेट कंपनी को दिया जाएगा। ये अभी हाल ही में घोषणा हुई है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि किस मंत्रालय ने हमारे भारत के स्मारकों को रख रखाव के लिए या उनको आगे दोबारा यूं कहिएगा जिंदा रखने के लिए प्राइवेट कंपनी को देने की घोषणा की? तो इसका सही जवाब रहेगा संस्कृति मंत्रालय। हमारा जो कल्चरल डिपार्टमेंट है ना, इसने ऐसी घोषणा की है। अडॉप्ट हेरिटेज एक स्कीम चल रही है, प्राइवेट कंपनियों को देने का सीधा मतलब है कि वो कंपनियां इसका रखरखाव करेगी, ठीक है ना। और इससे क्या है कि इकोसिस्टम के अलावा टूरिस्ट सिस्टम है वो बढ़ेगा हमारा। तो ये ऐसी घोषणा हुई थी आपकी जनवरी के अंदर ही, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। आगे एक दवाई का नाम बताने वाला हूं मैं आपको। अगला करंट अफेयर है आपका इनकोवैक। इनकोवैक बीबीवी 154, ये भारत का पहला इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन लॉन्च किया गया है। ये भारत का पहला इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन है, या यूं कहिएगा बहुत इंपॉर्टेंट कोविड वैक्सीन है, जिसको नाक के थ्रू दिया जाएगा। मतलब ऐसी कोई वैक्सीन नहीं है जिसको अभी तक नाक के थ्रू दिया जाता है। जनरली आपका वाया इंजेक्शन ही लगते हैं वैक्सीन, ठीक है ना। लेकिन ये वाली वैक्सीन जो है ना, ये नाक के थ्रू दी जाने वाली है, जिसको आप लोग इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन बोलोगे। इस वैक्सीन को बनाया किसने है? इस वैक्सीन को बनाने वाली कंपनी जो है ना, वो है भारत बायोटेक कंपनी है, जो हैदराबाद की कंपनी है। ये याद रखिएगा, भारत बायोटेक कंपनी हैदराबाद की कंपनी है ये। डॉक्टर कृष्णा एला और डॉक्टर सुचेत्रा एला, ये दोनों पति पत्नी है। इन दोनों ने जो है ना, ये मिलके इस कंपनी को बनाया है। हैदराबाद की कंपनी है भारत बायोटेक। और भारत बायोटेक ने जो है ना, याद रखना, इनकोवैक, आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, इनकोवैक जो पहली इंट्रानेजल दवाई है, यानी कि नाक से दी जाने वाली वैक्सीन है, इसको कौन सी कंपनी ने बनाया? कंपनी का नाम है भारत बायोटेक। और भारत बायोटेक के फाउंडर पूछ ले कौन है, तो बताना है डॉक्टर कृष्णा एला, डॉक्टर सुचित्रा एला। इन दोनों को ही आप लोगों को याद जरूर कर लेना है डियर। ठीक बात होगी। चलो सर, एक वैक्सीन से बात बताता हूं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है ना, ये कोवोवैक्स बना रहा है। बूस्टर डोज के रूप में इसको लिया जा सकता है। इसी इंस्टीट्यूट ने एक्चुअली, आपको याद हो तो, पहले वो बनाई थी ना, क्या कहते हैं, कोवैक्सीन भी बनाई थी पहले। और हमने, भारत वालों ने लंपी वायरस के लिए भी जो है ना, वो वैक्सीन बना ली है, लंपी प्रोवैक के नाम से। इसको एक हिसार के अंदर सेंटर है, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन, यानी कि घोड़ा फार्म हिसार वाला। एक इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है आपका इज्जत नगर, उत्तर प्रदेश, बरेली में। इन दोनों ने मिलके और लंपी प्रोवैक नाम के लंपी वायरस की वैक्सीन भी तैयार कर ली है। ये भारत की पहली वैक्सीन है लंपी वायरस की। इसको भी आपको याद रखना है बच्चा। ठीक बात हो गई है। चलिए सर, थोड़ा और आगे जाते हैं हम लोग। अगला करंट अफेयर हमारा ये रहने वाला है कि हाल ही में अमेरिका ने रूस के वैगनर ग्रुप को जो है वो क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में नॉमिनेट किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी बात ढंग से सुनिएगा। रूस जो है ना, वो अपने पास 3 प्रकार की आर्मी रखता है। आप कहोगे सर एक देश के पास में 3 आर्मी कैसे है? तो उसके कारण सुनिएगा आप लोग। रूस के राष्ट्रपति है पुतिन, उनके पास में एक तो आर्मी है ही है रूस की, मतलब अपने खुद के देश की आर्मी है ही। एक इनके पास में चेचन ग्रुप ऑफ आर्मी है। ये चेचन ग्रुप ऑफ आर्मी, ये बहुत खतरनाक लोग माने जाते हैं। इतने खतरनाक है ये कि किसी की जान लेते ही इतराते कतराते नहीं है। ये लाखों की संख्या में लोगों को मार सकते हैं, इतने इनके पास हथियार है। अत्याधुनिक इनके पास हथियार भी है, और के साथ में पैसे की तो इनके पास कोई कमी है भी नहीं। ठीक बात हो गई। अच्छा, इनके जो अध्यक्ष है उनका नाम है रमजान कदेयरोव। ये है, मुसलमानों का ग्रुप कहलाता है चेचन। एक समय था जब ये अटैक करने आए थे रूस के ऊपर अटैक करने आए थे, लेकिन व्लादिमीर पुतिन की आर्मी ने, या उन्होंने जो है ना, इनको हरा दिया। हरा के इनको अपनी शरण में ही रख लिया, और अपनी तरफ से, रूस की तरफ से एक बंदा रमजान जो है ना, इसका अध्यक्ष बना के बिठा दिया। मुसलमानों की आर्मी कहलाती है, ये बहुत ही ज्यादा कट्टर आर्मी के रूप में नॉमिनेट है दुनिया में। और एक पुतिन की आर्मी है जिसको वैगनर ग्रुप कहते हैं। एक्चुअली इसको किराए की आर्मी के रूप में जाना करते हैं। ये कोई खास ऐसे नहीं है कि किसी खास धर्म या संगठन से जुड़ी हुई है, या किसी व्यक्ति विशेष के लिए है। ये मतलब पैसे लेके जल्दी काम किया करते हैं, और आमतौर पे ये रशिया के लिए ही काम करते हैं, क्योंकि ये रूस वाले इनको, मतलब यूं समझिएगा कि लंबा टाइम के लिए ठेका दे रखा है इनको। ठीक है ना। 2014 में चर्चा में ज्यादा आया था, अगर आपको याद हो तो। रूस ने यूक्रेन का क्रीमिया वाला पार्ट है वो कब्जाया था, अगर याद है तो आप लोगों को। उस टाइम पे G8 सम्मेलन में से रूस को बाहर करके और G7 बन गया था, ये भी शायद आपको याद आ रहा हो। तो उस टाइम पे इस वैगनर ग्रुप ने ही क्या किया था, उस क्रीमिया को कब्जाने में मदद की थी रशिया की। और इसी को ही अभी हाल ही में अमेरिका ने एक टेररिस्ट टाइप का या आतंकवादी संगठन के रूप में नॉमिनेट किया है। इसके जो अध्यक्ष है उनका नाम है दिमित्री उत्किन के नाम से बड़े फेमस है ये, खूब पूछा जाता है पेपरों में भी इनको। और इस वैगनर ग्रुप को ही अभी हाल ही में जो है ना, वो आतंकवादी संगठन के रूप में नॉमिनेट किया है। ऐसा बोला जा रहा है ये चेचन और वैगनर दोनों मिलके जो है ना, ये यूक्रेन के लोगों को, बहुतों को मार रहे हैं दिन दहाड़े, मतलब खूब मार रहे हैं। ऐसे तो रिपोर्ट हम तक अभी पहुंच भी नहीं रही है जितना ये तबाही मचा रहे हैं। मतलब समझिएगा कि यहां से तो बिल्कुल साफ और क्लियर रूप दुनिया के आगे है, क्योंकि भी ऑफिशियल आर्मी तो हमारी यही है। ये दोनों ठहरे, इनको कोई टोकने रोकने वाला भी नहीं है। ये तो अपने इलाके में बहुत ही ऊंचे तरीके से जी रहे हैं, क्योंकि जिन्होंने सर कफन बांध ही रखा है, अभी मरने से डरना ही क्या है। तो ऐसे लोगों के आगे तो फिर दुनिया में चर्चाएं वैसे भी ज्यादा रहती है अपने आप की।
तो ये एक बड़ा फेमस सवाल है आज के टाइम का, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। एक अगला करंट अफेयर है कि 1 अप्रैल 2023 से मासिक भत्ता दिया जाएगा छत्तीसगढ़ के अंदर बेरोजगार युवाओं को। भाई जो रोजगार नहीं पा रखा है जिन युवाओं को, उन युवाओं को हर महीने मासिक भत्ता दिया जाएगा 1 अप्रैल 2023 से, याद रखना। मजदूरों को 50,000 रुपए घर बनाने के लिए दिए जाएंगे। और एक बिंजिया जनजाति है, इसको एसटी का दर्जा भी हाल ही में छत्तीसगढ़ ने दिया है, यह बात भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जनजाति, शेड्यूल्ड ट्राइब, क्या होते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब? शेड्यूल्ड ट्राइब वो होते हैं जो जल, जंगल, जमीन इनसे प्यार करते हो, इन्हीं जगह पे रहने की कोशिश में रहते हो, ठीक है ना। और जनजाति जो कबीलाई क्षेत्र जीवन जीती हो। भील जनजाति हमारे भारत देश में सबसे ज्यादा है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, ठीक है ना। और एक बिंजिया नाम की जनजाति है, इसको एसटी का दर्जा हाल ही में छत्तीसगढ़ ने दिया। तो कौन सा राज्य ऐसा है जो मासिक भत्ता देगा बेरोजगार युवाओं को 1 अप्रैल 2023 से? वो छत्तीसगढ़ देगा। छत्तीसगढ़ के सीएम का नाम भूपेश बघेल है। छत्तीसगढ़ की राजधानी नया रायपुर, उसका नाम बदल के अटल नगर हो गया। छत्तीसगढ़ के जो गवर्नर है उनका नाम अनसुईया उकी है, ये भी याद रखना आप लोग। और इसके अलावा एक बात और याद रखना, छत्तीसगढ़ पुलिस की एक पहल है जिसका नाम है निजात। ये छत्तीसगढ़ पुलिस की पहल है, अवैध शराब को रोकने की पहल है निजात। इसको इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ ऑफ पुलिस के द्वारा सम्मानित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही ज्यादा। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ ऑफ पुलिस के द्वारा सम्मानित किसको किया गया? निजात पहल को। निजात पहल किस राज्य की पुलिस की है? छत्तीसगढ़ पुलिस की है। किस लिए काम में आती है? अवैध शराब को रोकने के लिए ये जो है ना काम में आने वाली आपकी एक पहल है जिसको यूज में लिया जा रहा है। और एक बात और है, छत्तीसगढ़ का शहर रायपुर में तीसरा ट्राइबल डांस फेस्टिवल भी हुआ था। तीसरा ट्राइबल डांस फेस्टिवल कहां हुआ था? छत्तीसगढ़ के शहर रायपुर में। ये पहले राजधानी होती थी, अब नया रायपुर, और नया रायपुर का नाम बदल के अटल नगर हो गया है। एक बात और याद रखना, एक बात और है कि छत्तीसगढ़ को भी हाल ही में 9 अगस्त 2022 के दिन, इस दिन क्या पड़ता है? इस दिन मनाया जाता है आपका विश्व जनजाति दिवस, ठीक है ना। विश्व जनजाति दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं इसको, ठीक है ना। विश्व जनजाति दिवस के रूप में मनाते हैं इसको। और इस दिन विश्व जनजाति दिवस वाले दिन जो है ना छत्तीसगढ़ को पैसा एक्ट में शामिल किया गया, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ को पैसा एक्ट में जो है ना वो शामिल कर दिया गया, ये भी याद रखना आप लोग। पंचायती राज एक्सटेंशन शेड्यूल्ड एरिया में शामिल किया गया। ये भारत का 10वां राज्य बन गया आपका पैसा एक्ट में शामिल होने वाला छत्तीसगढ़ राज्य। ठीक बात हो गई। चलिए सर, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला करंट अफेयर क्या कहता है? अगला करंट अफेयर है कि 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 में कहां पे होने वाला है? ब्रिक्स, इसका फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है, ये 5 है। शुरुआत में 2006 से ये ब्रिक ही था। 2009-10 में जो ना ये एस जुड़ा था, यानी कि साउथ अफ्रीका। आज के टाइम में ये ब्रिक्स है। और 2014 में इनके द्वारा एक बैंक बनाया गया जिसका नाम है नेशनल न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है ना, एनडीबी, जिसका संघाई के अंदर हेडक्वार्टर है, चाइना के अंदर, ठीक है ना। तो 2023 का ब्रिक्स सम्मेलन जो है ना ये आपका दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर में होने वाला है। 2023 का ब्रिक्स सम्मेलन कहां पे होने वाला है? ये होगा आपका दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर में होगा। दुनिया की पहली एग्रीकल्चर जो आपकी सैटेलाइट है वो अभी रिसेंटली दक्षिण अफ्रीका ने ही लॉन्च की थी, जिसका नाम है एग्रीसैट ZA008। ये याद रखना, दुनिया की पहली एग्रीकल्चर सैटेलाइट दक्षिण अफ्रीका ने लॉन्च की थी, जिसका नाम एग्रीसैट ZA008 है। पिछले साल जो है ना इन्होंने मीरकाट लॉन्च की थी, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस बार एग्रीकल्चर सैटेलाइट लॉन्च की है। इसके अलावा एक बात और है कि अफ्रीका को जो है ना, अफ्रीका का एक देश है जिसका नाम है कैमरून। इसकी एक लड़की है, इसको यूनेस्को का मदनजीत सिंह अवार्ड मिला है। अफ्रीका की एक लड़की है, अफ्रीका का एक शहर है कैमरून, और वहां की एक लड़की है जिसको मदनजीत सिंह अवार्ड मिला। इस लड़की का नाम थोड़ा लंबा है, क्या है? फ्रेंका मा इही सुलेम योंग, ये इस लड़की का नाम है, ठीक है ना। आप नाम याद करो तो चलेगा, ना याद करो तो भी चलेगा, बस तुम याद रखना। कैमरून शहर की यूनेस्को मदनजीत अवार्ड भी रिसेंट किसे मिला? तो मदनजीत सिंह अवार्ड मिला फ्रेंका मा इही सुलेम योंग, इनको मिला है ये अवार्ड। ये भी आप लोगों को याद रखना है। यूनेस्को का फुल फॉर्म पता है ना आप लोगों को क्या है? यूनेस्को का फुल फॉर्म अगर पता है तो मुझे आप लिख के बताइएगा कमेंट में, तब तक मैं आपको बताता हूं। यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकथॉन, ये गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी जो है ना नोएडा, वहां पे हुआ था आपका, ठीक बात होगी।
चलिए, एक IMT, खैर ये तो मतलब अभियान थे, तंजानिया अफ्रीका के वगैरह हुए थे। यूनेस्को का फुल फॉर्म पता है ना आप लोगों को, ठीक है ना। यूनेस्को का फुल फॉर्म है आपका यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। हेडक्वार्टर है पेरिस में और इसके चेयरपर्सन का नाम क्या है? चेयरपर्सन का नाम है ऑड्रे ऑजले। टोटल यूनेस्को की 40 साइट है भारत के अंदर। 40 साइट में से सबसे पहली साइट आई थी, जैसे अजंता एलोरा की गुफाएं आई थी 1983 में ही, ताजमहल भी आया था, आगरा का किला भी आया था, 1983 की है। सबसे लास्ट 2021 में 39वीं साइट बनी थी रमापा टेम्पल तेलंगाना, और 40वीं साइट बनी थी आपकी कौन सी? धोलावीरा गुजरात। यूनेस्को की एक इनटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट है, अमूर्त विरासत सूची है, उसमें भारत के 14 चीज़ें शामिल है, जिसमें से गरबा डांस है, या आपकी इसके अलावा जो है ना आपका ये दुर्गा पूजा है, योगा है, ये जो है ना वैदिक चेंटिंग है, ये सारी चीज़ें शामिल है, कालबेलिया नृत्य है, ऐसी 14 चीज़ें शामिल है। यूनेस्को की इनटेंजिबल लिस्ट में हाल ही में बगीटे ब्रेड है एक फ्रांस की, उस बगीटे ब्रेड को ऐड किया गया था विरासत सूची के अंदर। यूनेस्को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। खैर, अगली बात करता हूं, तो अगली बात है करंट अफेयर की कि नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल। नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल अभी हाल ही में लॉन्च किया गया, ठीक है ना। NLP के नाम से इसको कह सकते हो, नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल मेराइन। हाल ही में लॉन्च किए, इसने किया सर्बानंद सोनोवाल ने। ये हमारे एक्स CM रह चुके हैं। किसके एक्स CM रह चुके हैं? ये असम के। ये पोर्टल बनाया किसने है? पोर्टल इन्फो सिस्टम का सपोर्ट दिया था अर्नेस्ट यंग ने। इन दोनों ने मिलकर बनाया, पोर्टल इन्फो सिस्टम और अर्नेस्ट यंग ने मिलकर बनाया। और ये सर्बानंद सोनोवाल वर्तमान में मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवे के मंत्री हैं। ये क्या है सर? नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल। आप कोई भी सामान मंगाते हो तो उसको आप लोग जज कर सकते हो कि वो कहां से आ रहा है, कहां पहुंच गया, उसको चेक करने के लिए। मतलब एक ही पोर्टल पे आप भारत का कोई भी जगह किसी भी तरीके से सामान मंगवा रहे हो, उसको चेक करने के लिए ये एक लॉजिस्टिक पोर्टल लॉन्च किया गया है आपका, नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल मेराइन, NLPM के नाम से जाना जा रहा है। इसके अलावा भारत ने ऐसा कोशिश भी की है कि 100 गति शक्ति पोर्टल बनाने हैं टोटल भारत में, ठीक है ना। और पहला बना था आसनसोल डिवीजन, जो वेस्ट बंगाल का है आपका। अच्छा, एक बात और है सर्बानंद सोनोवाल से ही, अगरतला जो राजधानी है ना त्रिपुरा की, अगरतला में सर्बानंद सोनोवाल ने पहला स्कूल खोला है लॉजिस्टिक और वाटरवे और कम्युनिकेशन, इन तीनों को ही पढ़ाया जाएगा, यूं समझिएगा। इन तीनों में ही फोकस करने के लिए अगरतला में सर्बानंद सोनोवाल, त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, वहां पे पहला स्कूल खोला है ऐसा भारत का, जिसमें लॉजिस्टिक, वाटरवे यानी कि आपका पानी के रास्ते, कम्युनिकेशन यानी कि संचार, लॉजिस्टिक को हिंदी में रसद कहते हैं, रसद, इन तीनों के लिए जो ना एक आपका सेटअप खोला गया, स्कूल खोला गया है ये। और हमने अपने खर्चे को, एक बात और भी है, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी आई थी हाल ही में, तो इसमें कहा गया था कि हम अपने खर्चे को 8% के आसपास लाना चाहते हैं। दुनिया के जो विकसित देश है ना, वो लॉजिस्टिक के ऊपर 8% खर्चा करती है लगभग, जैसे कम। हमारे खर्चे बहुत ज़्यादा है, अभी तक काउंट ही नहीं हो पा रहे हैं, तो बड़े ही फ्लक्चुएट करते हैं खर्चे। तो ये नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी में कहा गया कि हम अपने खर्चे हैं वो 8% के आसपास लेके आएंगे, ठीक है। ठीक बात है, आगे बढ़ते हैं। अगला यह है कि ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप अभी हाल ही में जीत लिया है भारत ने। सबको पता है कि ICC अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप पहली बार भारत ने जीता है, पहली बार युवा, पहली बार जीत लिया। हुआ कहां पे था ये हुआ था दक्षिण अफ्रीका के अंदर हुआ था, याद रखना। हराया जो है ना वो किसको है? इंग्लैंड को। दक्षिण अफ्रीका का एक शहर है जिसका नाम है पोचेफस्ट्रॉम, इस शहर के अंदर हुआ था ये, ठीक है। और इंग्लैंड को जो है ना मतलब 68 रन बनाए थे इंग्लैंड ने, 69 रनों का टारगेट था, इजीली हम लोग जीत गए थे। इसमें 16 देशों ने तो हिस्सा लिया था। भारत की कप्तान थी शेफाली वर्मा, अपने हरियाणा रोहतक की है, ये याद रखना, शेफाली वर्मा, ठीक है। प्लेयर ऑफ द सीरीज इसमें बनी थी ग्रेस स्केवेंस, जो कि इंग्लैंड की है। सबसे ज्यादा रन बनाए श्वेता सहरावत ने, जो कि भारत की है, 297 रन बनाए इसने। सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए? सबसे ज्यादा विकेट लिए मैगी क्लार्क ने, 12 विकेट लिए, और ऑस्ट्रेलिया की है, ये याद रखना आप लोग। तो भारत की कप्तान तो शेफाली वर्मा हुई, प्लेयर ऑफ द सीरीज जो है ना वो ग्रेस बनी, सबसे ज्यादा रन श्वेता ने लिए, सबसे ज्यादा विकेट मैगी ने लिए, ठीक है ना। और इंग्लैंड को हराया भारत ने, और दक्षिण अफ्रीका के अंदर ये हुए थे, ये गेम भी आप याद रखना। कुछ ICC के अवार्ड हैं, वैसे तो देखो बहुत सारे अवार्ड हैं, लेकिन कुछ छांटे हुए अवार्ड है जो आपके एग्जाम में काम आ सकते हैं, तो उन्हीं को आपको मैं बताने वाला हूं।
जैसे एक बाबर आजम जो कि पाकिस्तान के खिलाड़ी है, इनको सर गारफील्ड सोबर कप मिला है, याद रखना आईसीसी की तरफ से दिए जाने वाला वेरी इंपॉर्टेंट कप है सर गारफील्ड सोबर कप। अभी हाल ही में किसको दिया गया? बाबर आजम पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, ठीक है ना। अच्छा, जो पुरुषों को दिया जाता है सर गारफील्ड, महिलाओं को यही अवार्ड जो है ना वो रसेल हेक्को फ्लिंट अवार्ड है। फ्लिंट अवार्ड से बहुत फेमस है एग्जाम में ये, फ्लिंट याद रख लेना, फ्लिंट अवार्ड दिया गया नेट स्कीवर को। नेट स्कीवर इंग्लैंड की खिलाड़ी है, याद रखना, नेट स्कीवर इंग्लैंड की खिलाड़ी है। इसके अलावा जो है ना खेल भावना के लिए जो अवार्ड दिया गया है किसको? ये दिया गया आसिफ शेख को, जो कि विकेट कीपर है नेपाल के। एम्पायर ऑफ द ईयर दिया गया और इंग्लैंड के हैं रिचर्ड इलियांगवर्थ जो है ना एम्पायर ऑफ द ईयर, ये इंग्लैंड के हैं। तो बस ये याद कर लेना आप लोग, ज्यादा नहीं याद करना आप लोगों को। पुरुष और महिला याद करना है, खेल भावना वाला आसिफ शेख याद करना है और एम्पायर ऑफ द ईयर याद करना है। बस बाकी आपको बहुत सारे अवार्ड थे, पर इनमें से मैंने कुछ यूं कहिएगा फिल्टर करके आप लोगों को बता दिया कि ये यही याद करने हैं आपको। ठीक बात हो गई। चलिए सर, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में और आगे चल रहे हैं हम लोग। तो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी की चर्चा जरूर होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आंध्र प्रदेश की नई राजधानी विशाखापट्टनम। देखो पूरी बात सुनो क्या है। आंध्र प्रदेश जो राज्य है ना, ये चर्चा में आया है 2014 में। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य है ना एक नया बना है। सबको शायद इस बारे में पता होगा, मैंने भी अपने सेशन में कई बार पढ़ाया होगा कि तेलंगाना राज्य जो है ना वो 2 जून 2014 को बनाया गया। 2 जून 2014 को तेलंगाना बना था, श्री कृष्णा समिति के आधार पे बना था और हैदराबाद को ही थोड़ा काट के यूं समझिए अलग बना दिया गया। तब ये कहा गया, तब सरकार थी चंद्रबाबू नायडू की आंध्र प्रदेश में। तो चंद्रबाबू नायडू ने कहा, सीएम होते थे, कि ठीक है हम राजधानी दोनों की जो है ना अब तो कॉमन ही रखते हैं। मतलब 2 जून 2014 से लेके आने वाले 10 सालों तक, यानी कि 2 जून 2024 तक इन दोनों राज्यों की राजधानी कॉमन रहेगी। यानी कि तेलंगाना की राजधानी जो है ना वो रहेगी हैदराबाद और आंध्र प्रदेश की राजधानी है वो भी रहेगी हैदराबाद। दोनों की कॉमन कैपिटल हो गया। ठीक बात है, दोनों की कॉमन कैपिटल, कोई इश्यू नहीं है। पर इश्यू ये था आपका कि हमने कहा कि हम 10 सालों के बाद, मतलब आंध्र प्रदेश ने कहा 10 सालों के बाद हम अपनी नई राजधानी बना लेंगे, दैट इज अमरावती। वक्त के साथ साथ हम लोगों ने डेवलप करने लगे। 2020 के अंदर चंद्रबाबू नायडू की सरकार बुरी तरीके से हार गई और यहां पे वाईएस जगन मोहन रेड्डी जो है ना ये यहां के नए सीएम बन के आए। सीएम बन के आते ही इन्होंने फ्लो में कह दिया हम तो 3 राजधानी बनाएंगे। अरे बाप रे बाप, 3 राजधानी बनाएंगे हम लोग, क्या कह रहे हो भाई साहब तुम। 3 राजधानियों में पहले कहा कि पहली राजधानी हम बनाएंगे विशाखापट्टनम, दूसरी बनाएंगे कुर्नूल, तीसरी बनाएंगे अमरावती। देख रहे हो आप लोग, ये इन्होंने कहा 3 राजधानी बनाएंगे। यहां पे मैंने लिखा भी है, एक राजधानी जो है ना वो एग्जीक्यूटिव कैपिटल होगी, दैट इज विशाखापट्टनम, एक जुडिशरी कैपिटल होगी, दैट इज कुर्नूल, तीसरी होगी लेजिस्लेटिव कैपिटल, दैट इज अमरावती। हम 3 राजधानी बनाएंगे, ये इन्होंने ऐसा कह दिया। अब यहाँ के राज्यपाल का नाम विश्वभूषण हरिचंदन, उन्होंने कहा कि महाराज दिमाग ठीक है क्या, भांग पी के तो ना आए हो, इतनी राजधानी मतलब कैसे, इतनी राजधानी एक राज्य की। तो थोड़ा सोचो समझो। 1 साल के लिए चर्चा चली कि 3 राजधानी होगी, 3 राजधानी होगी। अब फाइनली डिसीजन इन्होंने ले लिया कि हम अपनी राजधानी जो है ना वो बनाएंगे विशाखापट्टनम को, एक ही राजधानी होगी फाइनली। विशाखापट्टनम बहुत बड़ा शहर है, मैं बता देता हूं, आंध्र प्रदेश में सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर विशाखापट्टनम है। भारत में सबसे गहरा पोर्ट, सबसे गहरा बंदरगाह, डीपेस्ट पोर्ट इन इंडिया, दैट इज विशाखापट्टनम। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह यही है। और बंदरगाह है तो सोच सकते हो कि ये एक आपका इकोसिस्टम, यानी यूं कहिएगा इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर पॉइंट होगा इस राज्य के लिए। तो इसलिए भी एक चर्चा का विषय है विशाखापट्टनम। एक आबादी वाला शहर तो है ही है, और बाकी यहाँ पे विमान पतन वगैरह करके भी चीजें देखेंगे आप लोग। जैसे नौसेना का पूर्वी कमान का हेडक्वार्टर भी देखा जाए ना तो यहाँ पे है। चेन्नई के बाद दूसरा सबसे बड़ा सिटी भी पूर्वी तट पे है। जैसे आप लोग ये बनाते हो, ये पूर्वी तट हुआ, यहाँ पे आपका मान लो चेन्नई जो तमिलनाडु का कैपिटल है, ये सबसे बड़ा सिटी है, यहाँ पे बता देता हूं मैं आपको। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर इस पूर्वी तट पे ही पड़ने वाला वो विशाखापट्टनम ही है। तो ये इसके लिए भी चर्चा का है आपका विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश का तो खैर जाहिर सी बात है सबसे बड़ा शहर और आबादी वाला है ही है। आंध्र प्रदेश की झील है एक जिसका नाम है जॉर्जिगा झील, और एक पुल्लिकट एग्जाम पर्सपेक्टिव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा।
एक भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व सेंटर, आंध्र प्रदेश में एक ही टाइगर रिजर्व है वैसे तो, और भारत का सबसे बड़ा ही है ये। इसका नाम है नागार्जुन झील, नागार्जुन जो है, नागार्जुन श्रीसालम नाम है इसका, आंध्र प्रदेश का एरिया वाइज सबसे बड़ा है ये। एक रूसीकोंडा ब्लू जो फ्लैग जो है ना सर्टिफिकेट मिला था रूसीकोंडा द्वीप को थोड़े समय पहले ही। एक यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम क्या है आपका कॉन्डिगा। एक आपका रोलापड्डू जो है ना ये भी यहाँ की आपकी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में आती है, ठीक है ना। इसके बाद में एक यहाँ का बहुत ही फेमस डांस है जिसका नाम है कुचिपुड़ी। आप लोगों को पता होगा ना कि कुचिपुड़ी भारत के टोटल 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। इस भारत देश के अंदर 8 ही क्लासिकल डांस है जिसमें से कुचिपुड़ी आता है। कुचिपुड़ी के अलावा आप लोग पढ़ते हो भारतनाट्यम जो सबसे पुराना है तमिलनाडु से रिलेटेड, मोहिनीअट्टम और कथकली ये दोनों ही केरल के हैं, मणिपुरी मणिपुर का है, स्त्रिया असम का है और ओडिसी ओडिशा का है, कथक यूपी का पड़ता है आपका। तो ये भारत के 8 ही शास्त्रीय नृत्य है जो टिप्स में आप लोग पढ़ सकते हो इनको। देवताओं को संबंधित ये नृत्य जाने जाते हैं आपके। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, बहुत ही फेमस है, जानते होंगे आप लोग। एक कुचिपुड़ी से याद मुझे आ रहा है ये है ना क्या नाम है इनका, मृणालिनी साराभाई और उनकी बेटी मल्लिका साराभाई, वो उसी से संबंधित तो है। विक्रम साराभाई जिन्होंने इसरो बनाया था, इसरो के फाउंडर जो हैं, ठीक है ना, विक्रम साराभाई जिन्होंने 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की थी। बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है जिसका, एस सोमनाथ इसके करंट में चेयरपर्सन है। उन्होंने, उनकी पत्नी और उनकी बेटी मृणालिनी साराभाई और मल्लिका साराभाई रिलेटेड शास्त्रीय नृत्य से ही है, तो ये बात भी आप याद कर सकते हो। अगली बात पे बात करते हैं तो एक अडानी समूह की बात करते हैं। इन्होंने 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर में हाइफा बंदरगाह इजराइल का अधिग्रहण किया है। हाइफा बंदरगाह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इजराइल का सबसे बड़ा पोर्ट है ना वो हाइफा पोर्ट है। और आपको पता है अडानी ग्रुप के बारे में तो, ठीक है ना, अडानी ग्रुप एक बार के लिए तो खैर नीचे गए तब दोबारा ऊंचे उठ ही रहे हैं, नो डाउट, ठीक है ना। इनका बंदरगाह अधिग्रहण कर लिया, इजराइल का है ये। और इजराइल के पीएम का नाम है बेंजामिन नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू। इनकी आत्मकथा का नाम है बीबी, इनको प्यार से लोग बीबी कहते हैं तो इनकी ऑटोबायोग्राफी बीबी ही है। और इनकी पार्टी का नाम है लिकुड पार्टी। इजराइल की संसद का नाम जो है ना नेसेट है, ये भी याद रखना। जैसे भारत की संसद आपको पता है ना पार्लियामेंट है, नेपाल की संसद को आप राष्ट्रीय पंचायत कहते हो, आप लोग जापान की संसद को डाइट कहते हो, रूस की संसद को ड्यूमा कहते हो, नेपाल की राष्ट्रीय पंचायत तो है ही है आपकी, अमेरिका की कांग्रेस कहते हो। ऐसे इजराइल की संसद का नाम क्या है, नेसेट है, ये भी याद रखना आप लोग, साइलेंट है इसमें, ठीक है ना। और इसके अलावा मैं आपको बताता हूं थोड़ा मैप बना के, ठीक है ना, क्या कि ये इजराइल का थोड़ा सा एक मैप सा हो गया। इजराइल के 4 ऐसे पॉइंट है जो पानी से घिरे हुए हैं, जिनमें से एक तो आपका भूमध्य सागर है, बहुत बड़ा हिस्सा भूमध्य सागर से लगता है आपका, ठीक है ना। इक्वेटोरियल जो आपका सी है उससे टच हो रहा है। इस पे 2 पोर्ट है, एक है हाइफा पोर्ट है और एक का नाम जो है ना एशडोड पोर्ट है। ये 2 बंदरगाह है, इसी पे ही आपके याद रखना। पूरे इजराइल में 3 ही बंदरगाह है, एक हाइफा है, एक एशडोड है, एक इलाइट पोर्ट है। ये इलाइट पोर्ट जो है ना गल्फ ऑफ अकाबा के पास पड़ता है। गल्फ ऑफ अकाबा ये पानी का इलाका है, याद रखना। पानी के इलाके 4 लगते हैं, याद रखना इजराइल से। पहला लगता है भूमध्य सागर, दूसरा लगता है गल्फ ऑफ अकाबा, तीसरा लगता है डेड शी जिसको आप मर्त सागर कहते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में 10 बार पूछा गया है, किस देश के साथ डेड सी टच होता है, तो ये टच हो रहा है इजराइल के साथ में। और चौथा है आपका लेक ऑफ टिब्रीज जिसको सी ऑफ गैलीली कहा करते हैं आप लोग। ये भी एक पानी का मार्ग है, पानी की एक झील है आपकी। यहां पे मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से समझना, मैं बहुत ज्यादा डीप में जाने की कोशिश में हूं, आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव ये चीजें सारी इंपॉर्टेंट है। क्या कहा सर ने, एक हाइफा है, एक एशडोड है, ये 2 पोर्ट हैं आपके, एक आपका इलाइट पोर्ट है आपका, और एक आपका 3 तो पोर्ट हो गए, इसमें 3 ही पोर्ट है। अगली बात है कि लेक ऑफ टिब्रीज सी ऑफ गैलीली इसको कहा करते हैं, और एक डेड सी यानी कि मृत सागर ये, और एक गल्फ ऑफ अकाबा, ये 4 पानी के मार्ग है। 4 पानी के मार्ग, 3 बंदरगाह। 4 पानी के मार्ग दोबारा बता रहा हूं, पहला भूमध्य सागर, दूसरा लेक ऑफ टिब्रीज या इसका नाम सी ऑफ गैलीली भी है, तीसरा डेड सी, चौथा गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ अकाबा, सॉरी गल्फ ऑफ अकाबा। 3 बंदरगाह, पहला हाइफा जिसको अदानी ग्रुप ने अभी लिया, सबसे बड़ा यही है, दूसरा एशडोड, तीसरा इलाइट।
ठीक बात होगी, जरूर याद करना, भूल मत जाना। अडानी ने थोड़े दिन पहले कराईकल पोर्ट भी लिया जो कि पुद्दुचेरी में पड़ता है, याद रखना। अच्छा, मुझे पुद्दुचेरी से एक सवाल याद आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपके पूछा गया है, ऐसा भारत का केंद्र शासित प्रदेश या राज्य बताओ जो पूर्वी और पश्चिमी दोनों घाट पे पड़ता है। बताता हूं कौन सा है। देखो, ये आपका भारत का एक घाट ले लेते हैं हम, ये पेनिनसुलर इंडिया ले लिया मैंने, पेनिनसुलर मतलब आपका प्रायद्वीपीय भारत ले लिया, है ना। चलो, इस पे एक आपका राज्य है जिसका नाम है केरल। कौन सा राज्य बोला सर ने? केरल। केरल के अंदर एक आपका जिला है जिसका नाम है माहे। क्या बोला सर ने? माहे। मुझे वैसे पर्सनली बताता हूं, जिस गाने में माहे, माही, अल्लाह, मोला ये वर्ड आते हैं ना, बड़े पसंद से आ जाते हैं वो गाने मुझे। ये मेरी पर्सनल लाइफ की बात बता दी मैंने तुम्हें। खैर, केरल। इसके बाद में यहां पे एक आपका जो है ना, वो आपका क्या कहते हैं, एक राज्य है जिसका नाम है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में इसका एक जिला है जिसका नाम है यनम, ठीक है ना। एक यहां पे आपका राज्य है जिसका नाम है तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर आपका एक जो आपका जिला है जिसका नाम है कराईकल, कराईकल, ठीक है ना। और एक जिला है आपका जिसका नाम क्या है, एक इसका नाम है पौंडीचेरी, सॉरी पौंडीचेरी, पौंडीचेरी, ठीक है ना। ध्यान रखना, इन चारों को मिला के हमारा बन जाता है क्या? पुद्दुचेरी बनता है। पहले इसका नाम पौंडीचेरी होता था, ध्यान रखना। अब पुद्दुचेरी की जो राजधानी है, जो कैपिटल है ना, वो पौंडीचेरी है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना इस बात में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। विधानसभा है यहाँ पे। अभी भारत में 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनमें विधानसभा है। जम्मू कश्मीर जो अभी हाल ही में बना था, एक दिल्ली है और एक पौंडीचेरी, पुद्दुचेरी है। इसका नाम पुद्दुचेरी हो गया। पढ़ने में तो पुद्दुचेरी है नाम तो, पर जिला इसका जो है ना, सॉरी, इसकी जो कैपिटल राजधानी है वो पौंडीचेरी है। तो देखिएगा, पूर्वी और पश्चिमी घाट पे, ये वेस्टर्न हो गया और ये ईस्टर्न हो गया, तो ये एक घाट पे यहां पड़ा और बाकी 3 यहां पे है। ये अलग अलग क्यों है सर? ये फ्रांसीसी बस्ती है, ये याद रखना, ये फ्रांस की बस्ती कहलाता है ये, ठीक है ना। फ्रांस की बस्ती के रूप में जो है ना इसको जाना करते हैं। फ्रांस की बस्ती है इंडिया में, ये फ्रांसीसी बस्ती, और केंद्र शासित प्रदेश है ये आपका। और इसी कराईकल के लिए ही बात हो रही है यहाँ पे। अभी आपका कराईकल पोर्ट जो है ना पुद्दुचेरी के अंदर जो है ना ये बन रहा है आपका। ये अडानी ग्रुप बनाएगा, ध्यान रखना। एक गोपाल पोर्ट भी है उड़ीसा में, ये भी अडानी ग्रुप बनाएगा। एक तेजपुर पोर्ट है वेस्ट बंगाल का, ये भी अडानी ग्रुप बनाएगा। एक विंझम पोर्ट है केरल का, ये भी अडानी ग्रुप ही बनाएगा, याद रखना। और एक बात और याद रखना, इस पौंडीचेरी से लेके और जो आपका जाफना डिस्ट्रिक्ट है, जाफना, जाफना पड़ता है श्रीलंका में, ठीक है ना। जाफना श्रीलंका में है, ठीक है ना, श्रीलंका। इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन के लिए एक फेरी स्कीम भी चलाई गई है। फेरी स्कीम, आपसे पूछा जाए फेरी योजना किन 2 देशों की है? भारत और श्रीलंका की है। पौंडीचेरी और इधर जाफना को आपस में मिलाने के लिए है ये, ठीक है ना। फेरी योजना याद कर लेना तुम, काफी है। पौंडीचेरी वगैरह ना भी याद हो चलेगा। चलिए सर, ठीक बात होगी, आगे बढ़ते हैं। अगली बात हमारी है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक आया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन जारी करता है? आईएमएफ करता है। आईएमएफ बोले तो सर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नाम से जो है ना इसको जाना करते हैं, आईएमएफ को, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ, ठीक है ना। जनवरी में अपडेट भारत की जीडीपी जो है ना इसकी 6.1% 2023 के अंदर, ठीक है ना। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2 आईएमएफ जो है आपका, ये इसका अपडेट आया है। देखो मैं बताता हूं आपको, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है ना, ये बुक साल में 2 बार छपती है। एक तो छपती है अप्रैल में, एक छपती है अक्टूबर में। लेकिन ये अपडेट आप कहोगे सर अप्रैल में और अक्टूबर में छपती है तो जनवरी में क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि इसका अपडेट एक तो जनवरी में आता है, एक अपडेट जुलाई में आता है। और जो जनवरी वाला अपडेट है उसमें कहा गया है कि भारत की जीडीपी 6.1% से बढ़ेगी 2023 में, ये लिखा गया है आप लोगों का, ठीक है ना। ये भी पॉइंट आप लोगों को यहां से याद कर लेना है डियर, ठीक है ना। एक बात हुई। दूसरी बात है 2024 में 6.8%, ठीक है ना, ये भी याद रखना। एक का सवाल है सर अडानी क्यों बनाएगा, कोई और क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि औरों की औकात नहीं है बेटा, तुम बना लो, कौन मना करता है, ठीक है ना। जेब में पैसा होना चाहिए, बस बात इतनी सी है। कोई भी बना सकता है, जेब की औकात होनी चाहिए बस, ठीक है ना। जाओ गवर्नमेंट के पास में, अडानी के तरह ही आप इजराइल के प्रधानमंत्री से मिलिएगा, जेब में पैसा होना चाहिए, बनाइए, छुट्टी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना।
तो बहुत ही एक सिंपल सी बात है, ठीक बात है। चलिए तो आगे बढ़ते। तो आईएमएफ ने कहा है कि भारत दुनिया की जो है ना वो सबसे ज्यादा ग्रो करने वाली अर्थव्यवस्था रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। आने वाले साल में 2023 में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये कहता है कि भारत दुनिया की सबसे ज्यादा ग्रो करने वाली अर्थव्यवस्था में से एक रहेगी। आईएमएफ के चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? पीरे ओलिविये गेरिजा है जो कि फ्रांस के हैं। और आईएमएफ की डायरेक्टर जनरल महानिदेशक का कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा है, बल्गेरिया की है ये वाली। आईएमएफ का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी अमेरिका के अंदर है, ये बात भी तुम्हें पता होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आईएमएफ, ठीक है। तो ये आंकड़े जरूर, नंबर्स याद रहने चाहिए आपको। 6.1% 2023 में, 2024 में 6.8, ठीक है ना। ये दो नंबर याद रहने चाहिए आपको। एलआईसी ने हाल ही में 2 मैनेजिंग डायरेक्टर बनेंगे। अभी एलआईसी में 2 मैनेजिंग डायरेक्टर एक्चुअली रिटायर्ड हो रहे हैं। एक का नाम है आपका राजकुमार, एक है बीसी पटनायक। ये दोनों रिटायर्ड हो रहे हैं और इनकी जगह पे अब 2 आने वाले हैं। एक का नाम है एम जगन्नाथ, एक का नाम है तबलेश पांडे। मैं आपको बता देता हूं कि एलआईसी में टोटल कितने चेयरपर्सन होते हैं। तो टोटल होते हैं आपके 4 हैं, ध्यान रखना। आपके सॉरी मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरपर्सन तो एक ही है, चेयरमैन तो एक ही है, एमआर कुमार। बहुत लंबे टाइम से चल रहे हैं ये तो। लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर जो एमडी के रूप में डायरेक्शन का काम करते हैं वो एलआईसी में 4 होते हैं। तो 4 में से 2 अभी रिटायर्ड हो रहे थे, तो उनकी चर्चा है। ये हो गए रिटायर्ड, इनके कोई नाम याद करने की जरूरत नहीं है। जो नए आए इनका नाम याद कर लो आप लोग, एम जगन्नाथ और तबलेश पांडे। एम जगन्नाथ और तबलेश पांडे, ये भी बात आप लोगों को यहां से याद कर लेना है डियर, ठीक है। समझ में आ गई इस बात का? ठीक बात हो गई। चलो सर आगे बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना। अगली बात, टूना टेकरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जिस राज्य में है उस राज्य का भी तो क्या कहना, बहुत ज्यादा जरूरी है ये। टूना टेकरा में दीनदयाल पोर्ट के लिए अभी रिसेंटली 4,243 करोड़ रुपए का मेगा कंटेनर टर्मिनल विकसित किया जाएगा। ये टेंडर जीत लिया है किसने? गुजरात ने। मैं आपको बताता हूं, एक कांडला पोर्ट आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है ना। कांडला पोर्ट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। कांडला पोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है एग्जाम पर्सपेक्टिव, ठीक है ना। कांडला पोर्ट आपका उत्तर भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह था, ये याद रखना आप लोग। उत्तर भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है ना, ये आपका कांडला पोर्ट है। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये इसका नाम थोड़े समय पहले ही बदल के दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया। क्या कर दिया गया? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया, थोड़े समय पहले ही इसका नाम बदल के। अब इसी बंदरगाह से ही थोड़ा दूर एक आपका एरिया है या जिसका नाम है आपका टूना टेकरा। यहां पे कंटेनर्स लोड किए जाते हैं ना। ये कंटेनर्स क्या होते हैं? ये बड़े बड़े डिब्बे होते हैं जिनके अंदर सामान जो है ना भर भर के आप लोग जो है ना ये दूसरी दूसरी जगह पे लेके जाया जाते हैं। उनको आप लोग बड़े बड़े डिब्बों के इनको ही आप लोग क्या बोलते हो? कंटेनर बोलते हो। इस कंटेनर को डेवलप किया जाएगा 4,243 करोड़ में। इस कंटेनर के एरिया को, टूना टेकरा को डेवलप किया जाएगा। ये गुजरात में है, अभी हाल ही में, याद रखना आप लोग। इसके बारे में चर्चा चल रही थी ये, ठीक है। चलो सर एक बात और याद रखना, अडानी ने अभी हाल ही में गुजरात का एक मुंद्रा पोर्ट है, मुंद्रा पोर्ट में एक विंड टर्बाइन बनाई है, दुनिया की सबसे बड़ी विंड टर्बाइन। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से भी ऊंची, 182 मीटर से भी ऊंची, जो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल के फोटो ना उससे भी ऊंचा, ठीक है ना। अब ये विंड टर्बाइन के ऐसे 3 बड़े बड़े पंखों वाला, ठीक है ना, जिससे बिजली जो है ना वो बनने वाली है, ये याद रखना आप लोग। ठीक बात होगी, ठीक है ना। ठीक है बेटा, समझ में आ गई, ठीक है ना। पढ़ने पे ध्यान दे लो, ठीक है ना। ये प्यार प्यूर के चक्रों में रह जाओगे, प्यार से बताया करो, ये करो, ठीक है ना। समझ में आ गई बात ये, ठीक है ना। टूना टेकरा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। अगले बात पे ध्यान देते हैं हम लोग। अगला बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा, हर घर हरियाली योजना। सुपर इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। हर घर हरियाली, इसको हर गांव हरियाली भी कहोगे आप लोग, ठीक है ना। ये जम्मू कश्मीर की, आपसे सीधा सवाल पूछा जा सकता है कि हर घर हरियाली योजना किसकी है? ये जम्मू एंड कश्मीर की है। टोटल टारगेट जो है ना 1.35 करोड़ पौधे लगाने का है, ये याद रखना। अब तक 90 लाख पौधे जो है ना लगा दिए गए हैं। नवंबर 2021 में इसको स्टार्ट किया गया था, ये याद रखना। सरगम कौशल अभी रिसेंटली जो है ना एक लड़की तो क्या कहूंगा, मतलब शादी हो गई है तो मिस वर्ल्ड बनी है, ये याद रखना, ठीक है ना। मिसेस वर्ल्ड बनी है, मिस तो नहीं कहूंगा, मिसेस वर्ल्ड बनी है ये, ठीक है ना। तो महिला कहूंगा फिलहाल के लिए तो। सरगम कौशल जो है ना ये महिला, ये अभी रिसेंटली आपकी बनी है, क्या ये बनी है? मिसेस वर्ल्ड बनी है, जो जम्मू कश्मीर की है।
जम्मू कश्मीर की एक योजना जिसका नाम हर गांव हरियाली या हर घर हरियाली योजना है। इस योजना में टारगेट है 1.35 करोड़ पौधे लगाने का। अब तक 90 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं। नवंबर 2021 में इस योजना को शुरू किया गया था। यह है सिंपल सी बात आपकी। चलिए थोड़ा और आगे जाते हैं। विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम, विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं। इसमें 25,000 फ्री चश्मे बांटे जाएंगे, याद रखना। इसमें क्या होगा, 25,000 फ्री चश्मे बांटे जाएंगे। और ये पॉइंट भी आप लोगों को यहां से याद कर लेना है डियर, ठीक है ना। इसमें क्या है आपका कि इसमें एक कंपनी है जिसका नाम है एसीलोर, एसीलोर लक्सोटिया कंपनी है। ये एसीलोर लक्सोटिया कंपनी जो है ना, ये 25,000 फ्री चश्मे बांटेगी। एक प्रसाद नेत्रालय है, ये चेक करेंगे, ये डॉक्टर हैं, डॉक्टर प्रसाद नेत्रालय, ये चेक करेंगे। एक्चुअली गोवा के अंदर ये योजना है आपकी। मतलब विजन फॉर ऑल, जो जिन बच्चों की आंखें कमजोर है, जिनको दिखाई नहीं देता है, उनके लिए एक स्कीम है विजन फॉर ऑल। एक कंपनी है जिसका नाम एसीलोर लक्सोटिया कंपनी है। ये कंपनी 25,000 चश्मे बांटेगी। डॉक्टर प्रसाद है, ये चेक करेंगे, गोवा की है ये। गोवा के अंदर भी हाल ही में, याद रखना आप लोग, एक हरमल मिर्च है, ठीक है ना। सॉरी क्या लिखा मैंने, इसको काट देते हैं। हरमल, ठीक है ना, हरमल मिर्च है एक, ठीक है ना, हरमल मिर्च, इसको जीआई टैग मिला। एक मोरिया बनाना है, ठीक है ना, मोरिया केला है, इसको जीआई टैग मिला। ये नॉर्मल केलों से थोड़ा सा लेंथ वाइज लंबा है, मीठा ज्यादा है केला, ठीक है ना। मतलब केलों में कुछ एक ही ऐसे आते हैं जो मुझे मतलब आते हैं ना, वो आपके चित्री वाले केले आते हैं, थोड़े से मीठे ज्यादा दिखते होंगे, आपने भी कभी खाए होंगे। कुछ ऐसे केले होते हैं जिनमें मिठास ज्यादा होता नहीं है, कच्चे कच्चे से महसूस होते हैं या होते ही नहीं है मिठास, फीके फीके होते हैं। लेकिन बाकी नॉर्मल केलों से थोड़ा ज्यादा मीठा केला है। मोरिया बनाना, मोरिया गांव केला इधर का ही है, ये गोवा का ही। इसके अलावा एक खाजे मिठाई है, ठीक है ना, खाजे मिठाई, इसको भी जीआई टैग मिला है गोवा के अंदर, याद रखना। और एक बात याद रखना कि हर घर नल से जल, क्या बोला सर ने, हर घर नल से जल, इस योजना में 100% सबसे पहला राज्य बना था गोवा, बना था पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे बना है इसके अंदर तेलंगाना, तीसरा बना है हरियाणा, चौथा बना है गुजरात। 4 राज्य बन चुके हैं जो हर घर में नल से जल पहुंचाने में 100% कवरेज ले चुके हैं। वो गोवा, तेलंगाना और हरियाणा और इसके बाद में गुजरात। यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को लाल किले से स्टार्ट की थी। और इस योजना का उद्देश्य, मकसद यह है कि इस योजना से हर घर में नल से जल पहुंचाया जाएगा। ये याद रखना, हर घर में नल से जल पहुंचाया जाएगा, इस योजना का उद्देश्य है, ताकि महिलाएं दूर दूर तक मटके लेके जाए ना, उनका टाइम वेस्ट ना हो, उतना टाइम वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे सके, अपने काम पे ध्यान दे सके। कहते हैं ना माइंड योर बिजनेस, तो अपने काम पे ध्यान दे सके, ज्यादा जरूरी है भैया। उतने टाइम में वो अपने फैमिली पे भी ध्यान दे सकती है। 55 लीटर पानी उनको कम से कम जो है ना वो दिया जाएगा। ये एक ऐसा उद्देश्य है। 2024 तक का टारगेट इसको बनाया है कि पूरे भारत में पहुंचा दिया जाएगा। और भारत सरकार ने रिसेंटली बजट में आंकड़ा भी दिया था। मैंने बजट आपको पढ़ाया था, अगर आपने मुझसे पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो आप मेरे चैनल स्टार IQ पे एक बार विजिट करिएगा। बजट बाय सुनील बिश्नोई सर, आपको मेरी वीडियो दिखेगी 1-1.25 घंटे की, उसमें मैंने आपको बहुत ढंग से पढ़ा रखा है। आम और खास पहलू दोनों बता रखे हैं मैंने उसमें, ठीक है, कि 9 करोड़ घरों तक जो है ना वो आपका ये हर घर नल से जल पानी पहुंचाया जा चुका है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना। और एक कांति वेलगु नाम की स्कीम है, ऐसी ही योजना है, तेलंगाना ने स्टार्ट की है आंखों का फ्री इलाज करने के लिए। जैसे विजन फॉर ऑल स्कूल आई है, गोवा की है, एज इट इज एक ऐसी स्कीम है कांति वेलगु स्कीम, ये तेलंगाना का है। ये बात भी आप लोगों को याद करना है भैया। आगे जाते हैं हम लोग, अगली बात पे हम बात करें तो 2010 से 2020 के बीच भारत में वन क्षेत्रफल बढ़ाने के मामले में दुनिया में भारत का तीसरा स्थान रहा। 364 स्क्वायर किलोमीटर हम लोगों ने मैंग्रोव बढ़ाए। मैंने आपको बजट में पढ़ाया होगा, हमने एक मिस्टी अभियान लॉन्च किया है। और उस मिस्टी अभियान के तहत होगा क्या, मिस्टी अभियान के तहत हमारी कोस्टल लाइन के ऊपर जो है ना वो लगाए जाएंगे क्या, मैंग्रोव फॉरेस्ट लगाए जाएंगे। इनको मैंग्रोव कहते हो, इनको सुंदर वन कहते हो, इनको मंगल वन कहते हो, इनको हेलोफाइट्स ट्री कहते हो, इनको नमकीन पानी के पेड़ कहते हो, इनको जड़ों वाले पेड़ भी कहते हो, क्योंकि इनकी जड़ें जमीन में जाके दोबारा ऊपर झांकती है।
और सुंदरवन डेल्टा बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरवन के शहद को हाल ही में जीआई टैग भी मिला था। सुंदरवन शहद को रिसेंटली जीआई टैग मिला था। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑल्सो, आप जो याद करोगे। हम लोगों ने एक काम और भी किया है, ग्रीन ग्रोथ बढ़ाने के लिए 5 मिलियन मैट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन बनाएंगे 2030 तक। हाइड्रोजन हमने बहुत सुना सर, ये ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है? आपने कभी सुना हो H2O? बिल्कुल सुना है, बचपन में सबसे पहले साइंस में सीखा ही ये था हमने, H2O सुना था। H2O मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन की मॉलिक्यूल एक आपका ऑक्सीजन का मिला के बन गया पानी। तो हम पानी में से हाइड्रोजन निकालेंगे। पानी बहुत पड़ा है, जो अनयूज्ड, जो यूज नहीं करते हैं, बहुत पानी पड़ा है। अब समुद्र का पानी है, उसका फॉर्मूला भी तो यही होगा, और कोई और पानी है वो उसका फॉर्मूला भी तो यही होगा। ठीक बात बोली। तो हम क्या करेंगे, इसमें से H2 अलग कर लेंगे, O अलग कर लेंगे। ये जो हाइड्रोजन पानी से निकाली है ना, दैट इज ग्रीन हाइड्रोजन। इसको ग्रीन हाइड्रोजन बोलोगे आप लोग। और हम लोग 5 मिलियन मैट्रिक टन जो है ना, ये 2030 तक पैदा करेंगे। इस बात को भी आप लोगों को यहां से याद कर लेना है डियर, ठीक है ना? समझ गए बात आप लोग? ठीक बात है। और फाइनेंशियल ईयर 2024 में हमारा ग्रोथ रेट ये है, ये तो खैर आपका इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार मैंने बजट में पढ़ा दिया होगा। 2023 में हम लोग 7% के आसपास से, और 2024 में हम लोग 6 से 6.8 के बीच में। ये मैंने आपको बता दिया था, ऑलरेडी बता दिया था पहले। बजट अगर आपने पढ़ा है तो, नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़ लीजिएगा। हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है बजट। ठीक बात बोली मैंने। चलो सर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना? ठीक है ना? चलिए आगे बढ़े। अगली बात हमारे पास में ये है कि अप्रैल से 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाते हैं। तो कोई कॉमन सेंस की बात है, सबको याद है। 47वां बनाया गया था इस बार का 1 फरवरी को। और वीरेंद्र सिंह पठानिया जो है ना, इस इंडियन कोस्ट गार्ड के हमारे करंट में डीजी हैं, ठीक है ना? इंडियन कोस्ट गार्ड में मैं पहली बार जॉब लगा था, यूँ कहिएगा गवर्नमेंट जॉब में पहली बार इसी में लगा था, एज ए यांत्रिक इंजीनियर, उड़ीसा चिल्का के अंदर। 18 फरवरी 2015 को लगा था, 25 अप्रैल तक रहा था वहां पे मैं। खैर बीती टाइम बिसार दे, ठीक है ना? आगे जाते हैं हम लोग, ठीक है ना? अगली बात है, अप्रैल से दिसंबर 2022 के बीच भारत का सबसे बड़ा निर्यात करने वाला देश कौन सा बना है? एक्सपोर्ट करने वाला देश जो है ना, वो सबसे ज्यादा कौन सा बना है? तो ये बना है जी, यूएस बना है, यूएई बना है, और नीदरलैंड बना है। टॉप 3 कंट्री है जो आप लोगों को याद करनी है डियर, ठीक है ना? क्या बात बोली मैंने? अप्रैल से दिसंबर 2022 के बीच भारत का सबसे बड़ा निर्यात करने वाला देश जो है ना, एक है यूएस, एक है यूएई, एक है नीदरलैंड। तीसरा आपका नीदरलैंड है। और आने वाला हॉकी वर्ल्ड कप है, ये भी कहां होगा? ये भी नीदरलैंड के अंदर ही होगा। ये भी बात आपको याद रखना है बच्चा, ठीक बात होगी? चलिए सर आगे बढ़ते हैं, अगली बात पे जाते हैं। अगली बात है आरबीआई डिजिटल पेमेंट इंडेक्स की बात करते हैं। मतलब आप और हम कितना डिजिटल आ चुके हैं, कितना डिजिटल जो है ना, आप लोगों जो है ना उन पे बात करेंगे कि हम लोग कितना डिजिटल पॉइंट पे जो है ना हम बात करते हैं। तो आरबीआई डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जो है ना, ये सितंबर 2022 में जो है ना ये आपका लॉन्च हुआ था। और याद रखना, वैसे मैं बता देता हूं, साल में 2 बार डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जो जारी किए जाते हैं। एक अप्रैल में जारी किया जाता है, एक सितंबर में किया जाता है, ठीक है ना? तो जो अप्रैल में किया जाता है ना आप लोगों का, वो तो अब नहीं, हम सितंबर वाला पढ़ रहे हैं जो लेटेस्ट आया है। उसके अनुसार 377.46 हम पहुंच गए हैं। शुरुआत हमने मार्च 2019 से की थी, बेस ईयर 2018 रखा था। ये आप यूं समझो कि आप डिजिटल पेमेंट पे कितने आंकड़ों में पहुंच गए हो। आप डिजिटल पेमेंट पे बहुत ज्यादा फिलहाल के लिए यूज कर रहे हो डिजिटल पेमेंट को। और जैसे यूं कहिएगा, हर छोटे से छोटा वेंडर्स है, चाहे वो मेरे हिसाब से जूस भी, मैं मेरी बात करता हूं तो पिछले 1 साल से मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने कैश कब रखा था पास में। मेरे पास कैश होता ही नहीं है एक्चुअली, हर मतलब मोबाइल पास में है, उसमें आपके ये यूपीआई पेमेंट ऐप्स रहती हैं। उन पेमेंट ऐप्स के थ्रू जो भी छोटी मोटी चीजें लेनी है, एक्चुअली सच कहूं तो मुझे कभी जरूरत महसूस ही नहीं हुई कि मुझे कैश देना पड़ेगा। इवन मैं मतलब फास्ट फूड खाना, मतलब ज्यादा फास्ट फूड तो नहीं खाता हूं, लेकिन हाँ एक भेलपूरी, सेव पूरी ये बहुत खाता हूं। मुझे बहुत भी नहीं, इतना भी नहीं कि इन पे लट्टू रहता हूं, हर रोज ही इनका आदी हो। जब कभी मार्केट निकलता हूं तो मार्केट में यही खा के आता हूं। तो वो छोटी सी रेडी कोई लगाता है ना, वो भी यूपीआई कोड का यूज कर रहा है। तो मैं देख पा रहा हूं कि यहां से लेके यहां तक भी हर कोई उसका यूज कर रहा है आजकल। तो इस मामले में आप 2018 से अब तक कितने बढ़ गए हैं, ये आरबीआई ने आंकड़ा दिया है हम लोगों को।
साल में 2 बार इसका इंडेक्स जारी करते हैं, अप्रैल और सितंबर में। और एक बात और है, आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को। ध्यान रखना, जनवरी 1949। आरबीआई के पहले गवर्नर ओ स्मिथ जो कि ब्रिटिश थे, आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर जो कि सीडी देशमुख थे, और आरबीआई के अभी करंट 25वें गवर्नर चल रहे हैं जिनका नाम क्या है? शक्तिकांत दास है। ये भी आप लोगों को यहां से याद करना है बच्चा। ठीक बात होगी। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। वॉलीबॉल मेंस क्लब वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है ना भारत करने वाला है 2023 में। इसकी स्पॉन्सरशिप जो है ना वो रुपए करेगा, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। एक सेकंड रुकना, मैं थोड़ा पानी पी लूं। सर पहले जॉब छोड़ क्यों दी? वैसे ही ओए होए पानी था ठंडा, गला था गरम, लगी लंका गले की तो। चलिए क्या बात बताई अगली। ड्रग्स कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया की बात करते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी इस डिपार्टमेंट की अपॉइंटमेंट करता है। ड्रग्स कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष जो है ना वो अभी हाल ही में डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी बने हैं। अब जो है ना वो मतलब बनेंगे, एक्चुअली अब चल रहे हैं वीजी सोमानी चल रहे हैं, ये भी याद कर लेना है डियर। ठीक बात हो गई। तो ड्रग्स कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष जो है ना वो आपके याद रख लेना है, राजीव सिंह रघुवंशी को अपॉइंट किया गया है। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, जरूर आपके पेपर में पूछा जा सकता है ये। अगली बात, कमीशन फॉर द सब कैटेगरीज स्टेशन और ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस का 14वां विस्तार किया गया है। उसके प्रमुख कौन बनी है? न्यायमूर्ति जी रोहिणी। मैं आपको एक बात बताता हूं, रोहिणी कमीशन के बारे में बताता हूं। रोहिणी कमीशन जो है ना ये भारत में आया था अक्टूबर 2017 के अंदर आया था। अक्टूबर 2017 में रोहिणी कमीशन ये कह के आया कि पूरे भारत में 27% ओबीसी है। इन 27% का आरक्षण है, सॉरी पूरे भारत में ओबीसी के लिए आरक्षण 27% है। तो अब देखो क्या कि सारे ओबीसी एक प्रकार के नहीं है। अब सारे ऐसे एक प्रकार के नहीं है, मतलब क्या है सर? मतलब ये है कि मतलब सब एक जैसे नहीं है कि कुछ तो हो सकता है उनमें अमीर हो गए हों, जब आरक्षण दिया गया था चलो सब तो गरीब थे, लेकिन अब इनमें से कुछ तो हो गए अमीर और कुछ हो गए इनमें गरीब, कुछ है गरीब। तो जो अमीर है उनसे ये आरक्षण वाला आंकड़ा देखो रहेगा टोटल 27 ही। तो जो अमीर हैं वो तो उनसे ये आरक्षण का आंकड़ा कम कर दिया जाए, और जो ज्यादा गरीब हैं जो नीचे हैं उनको ऊंचा उठा दिया जाए, वो आरक्षण उनको थोड़ा ज्यादा दे दिया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल भाई ये आरक्षण अब बराबर बराबर बंटा होगा, मतलब मान लेते हैं अब तो सभी ओबीसी में बराबर है 27%, लेकिन मान लेते हैं कुछ ऐसे पर्सन है, जैसे मान लेते हैं कि मैं एक बहुत अमीर हूं, ठीक है ना, पर मुझे फिर भी 27% का आरक्षण मिल रहा है, और आप भी ओबीसी है ना, आप थोड़े गरीब है मान लो, ठीक है ना। इनमें से चलो एक ए बंदा और एक बी बंदा, ऐसे समझना आसान होगा। ये ए अमीर है, इसको 27% मिल रहा है, इसको भी 27% हक में आ रहा है। तो क्यों नहीं कुछ ऐसा कर दिया जाए कि ये थोड़ा अमीर है तो इसको 7% और इस वाला जो है ना इसका कुछ परसेंटेज इसमें से निकल आए। तो कहते हैं ये काम किया जाए। कैसे करेंगे? पूरे भारत में 3000 कास्ट है ओबीसी के अंदर जो आती है, तो हम क्या करेंगे, इनमें से कुछ सब कैटेगरीज निकाल लेंगे। कौन निकालेगा? कहते इसके लिए कमेटी बैठेगी। कमेटी बैठेगी मतलब क्या है? जी रोहिणी जो है ना ये एक न्यायमूर्ति, ये कमेटी बैठेगी। 6 साल हो गए, इसकी 14वीं बार इसका विस्तार किया जा रहा है। कोई मामला फैसला कुछ आगे आ नहीं रहा है कि कोई कमेटी आएगी इस मामले का निर्णय करेगी या कोई सब कैटेगराइजेशन करेगी बैकवर्ड क्लास का, ऐसा कुछ हो नहीं रहा, क्योंकि ये काम बड़ा टफ है। सरकार इसमें ज़्यादा हस्तक्षेप कर नहीं रही है, सरकार इसमें आना चाहती नहीं है, और मैं कहूँगा करंट में तो बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि अब इलेक्शन का एकदम मौके का टाइम है। अब अगर थोड़ी सी इसके साथ छेड़छाड़ कर दी गई तो भैया आपको पता है ना गड़बड़ हो जाएगा। तो ये 14वीं बार इसका विस्तार हो रहा है, हर साल के लिए इसका विस्तार करते जा रहे हैं। साल में 2 बार बिठा दी, कभी 1 बार बिठा दी, कहते हम करेंगे, अब ये कमेटी करेगी। देखो भविष्य में क्या होता है, पर बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है सरकार के लिए देखा जाए तो, क्योंकि जब तक कोई चीज ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, मिलके कोई चीज छूटती है ना तो फिर उसका लगाव, उसके साथ में प्रेम बंधन बहुत हो जाता है, वहां एक मसला तगड़ा हो जाता है, तो लोग छोड़ने को तो उसको खैर राजी होंगे ही कैसे।
2023 में सबसे ज्यादा गाड़ी बेचने वाली कंपनी कौन सी है? ये क्वेश्चन मेरे पर्सनली फेवरेट होते हैं, मतलब ऑटोमोबाइल सेक्टर में बड़ा पसंद करता हूं मैं। गाड़ी है, मोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन दोनों चीजों को न्यू लॉन्चिंग में जरूर देखता हूं। कौन सा मोबाइल, कौन सा लैपटॉप लॉन्च हुआ और कौन से गैजेट्स है। जैसे एक तो टीवी, एसी, ये चीज़ों में बड़ा डील करता हूं मैं, ठीक है ना। इवन मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, जब भी कोई टीवी, गाड़ी, मोबाइल ये चीज़ लेते हैं तो मुझसे जरूर पूछते हैं कि यार तू बताइयो, क्योंकि सारा दिन देखता रहता है तू। इंटरेस्ट है मतलब मेरा पर्सनल इसमें। और टोयोटा कंपनी ने सबसे ज्यादा कारें बेची हैं 2022 के अंदर, 1.5 करोड़ यूनिट बेची है, याद रखिएगा टोयोटा ने। वैसे दमदार कंपनी है और जापान की कंपनी है, याद रखना। टोयोटा की मेराई कार दुनिया की पहली कार बनी है जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार बनी, जिसमें बैठ के हमारे भारत के सड़क परिवहन मंत्री नितिन जयराम गडकरी साहब संसद में आए थे। व्हाइट कलर की टोयोटा की मेराई कार, हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल कार। ऐसी दुनिया में कार बनी नहीं थी, एक ही कार, कंसेप्ट कार, और माइलेज 1300 किलोमीटर का। अरे बाप रे बाप। और इसी माइलेज के चलते इसी कार को गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कर दिया गया। इतना माइलेज किसी कार ने दिया ही नहीं। हम 10, 15, 12 पे बात कर रहे हैं, 1300 किलोमीटर बेटा। ये क्या कैसे हुआ सर, मतलब क्या है ये? देखो, ये बात है हाइड्रोजन से चलने वाली। अब अकेली आप बैटरी गाड़ी में रख दोगे तो बैटरी तो डिस्चार्ज हो जाएगी, चार्ज कहां से करोगे? हर जगह चार्जिंग स्टेशन नहीं है। तो बहुत बड़ा चैलेंज आपके लिए यही है कि आप बैटरी कार लेना इसलिए नहीं चाहते। तो आप क्या करो, आपने क्या कर दिया, गाड़ी में रख दिया हाइड्रोजन टैंक। जैसे एलपीजी, सीएनजी टैंक रखते हैं ना, ऐसे टैंक रख दिया, हाइड्रोजन भरवा लिया इस गाड़ी में आपने फुल। हाइड्रोजन से वो आपकी गाड़ी में बैटरी लगी हुई चार्ज होगी, चलेगी वो बैटरी से ही, ध्यान रखना। हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार है इसका नाम। चलेगी वो बैटरी से ही, लेकिन हाइड्रोजन से चार्ज होकर चलती रहेगी वो। अब हाइड्रोजन गैस भरवाने में टाइम नहीं लगता, जैसे आप नॉर्मली गाड़ियों में गैस भरवाते हैं 2, 5, 10 मिनट का टाइम लगता है, कुछ ऐसा ही होने वाला है। पर हाइड्रोजन एक टैंक से भर के 1300 किलोमीटर वो चली, लगभग 1300 समथिंग कुछ किलोमीटर था, ऐसा चली। गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कर दिया इसका। एक ही कार थी। अरे सर, ऐसे तो बहुत सारी कार आनी चाहिए, कीमत बहुत थी ना बेटा, 50, 60, 70 लाख रुपए आम आदमी की पहुंच के बाहर। टेस्ला गाड़ी जितनी कीमत होगी देखा जाए तो ये कंसेप्ट था। इन फ्यूचर इसको यूज किया जाएगा, वो भविष्य की बात है। पर टोयोटा सबसे ज्यादा। 2 नंबर पे वॉक्सवैगन, बोलने में इसको फॉक्सवैगन वगैरह भी कुछ बोल देते हैं, लिखने में वॉक्सवैगन लिखते हैं। और ये जर्मनी की कंपनी है, 83 लाख यूनिट इसने भी बेची है। इंडिया में थोड़ी कमी चलती है, ठीक है ना, थोड़ी महंगी भी है। और मतलब भारत में चलने वाली तो मारुति है, या आजकल तो हुंडई, और आजकल तो किया भी, ये भी है भारत की तरफ से देखा जाए तो। पर दुनिया में टोयोटा लेने वाले लीजेंड लोग होते हैं, बड़ा मजबूत पार्ट्स बनाती है दुनिया भर में। इस ऐसा नहीं कि 2022 में टॉप है, 21 में, पिछले साल भी, ये पिछले कई सालों से टॉप पे ही समझ लीजिएगा आप लोग, नंबर 1 ही आ रही है ये, ठीक है ना। चलिए बात आगे जाते हैं। यायात्सो नाम की एक बायोडाइवर्सिटी है, ये इसकी पहली बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है ना। आपकी नज़रों में बेस्ट कार कंपनी कौन सी है आपकी नज़रों में? आप बताइए, मुझे रिव्यू दीजिएगा। इंटरेस्टिंग पॉइंट है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यायात्सो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट जो है ना, वो कौन सा है? वो आपका जो है ना, वो लद्दाख, ठीक है ना, लद्दाख है, याद रखिएगा। राज्य की पहली आपकी बायोडाइवर्सिटी बनी है ये लद्दाख के अंदर, यायात्सो नाम है इसका। सिक्योर हिमालय प्लस यूएनडीपी कार्यक्रम भी चल रहा है, 2017 में स्टार्ट हुआ था ये भी हिमालय, इसी के तहत ये बायोडाइवर्सिटी मतलब पर्यावरण बचाने वाला एक प्रोग्राम है। एक रामसर साइट है, 2 रामसर साइट है यहाँ पे, एक का नाम है तसो मोरारी, एक का नाम है तसो कारलेक। ये दोनों के दोनों लद्दाख की ही है, ठीक बात होगी। अगला जो सवाल है ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। एक्साइज एक तोपची, जो कि भारतीय आर्मी की एक्साइज है, ठीक है ना, और देवलाली महाराष्ट्र में हुई अभी हाल ही में, ठीक है ना। एक्साइज तोपची, अगर आपसे पूछा जाए तोपची नाम का जो युद्धाभ्यास है ना, वो देवलाली महाराष्ट्र के अंदर हुआ, नासिक के अंदर। और ये डिंडोरी एक नासिक के अंदर ना डिंडोरी प्राइवेट लिमिटेड एक आर्टिफिशियल आपका जो है ना, वो आपका मार्कअप सेटअप तैयार किया गया, भारत का पहला ये डिंडोरी प्राइवेट आर्ट म्यूजियम तैयार किया गया है आपका, ठीक है ना। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टोयोटा कंपनी जापान की है बेटा, टोयोटा जापान की है, ठीक है। देवलाली सबसे स्वच्छ छावनी भी है, ये भी याद रखना। इंडिया का मोस्ट क्लीनेस्ट कैंटोनमेंट एरिया, भारत का सबसे साफ छावनी केंद्र जो है ना, देवलाली का है। सिंगापुर के साथ हुआ है भारत का अग्नि वॉरियर युद्धाभ्यास हुआ है अभी देवलाली में, ये भी एक याद कर सकते हो आप लोग, ठीक है। पर मेन तो खैर आप लोग देवलाली सबसे स्वच्छ छावनी केंद्र याद रखना। IMF बांग्लादेश को 4.7 अमेरिकी डॉलर जो है ना, मिलियन डॉलर, इतने पैसे देने वाला है। एक छोटी सी बात है, ठीक है। आगे जाते हैं।
आरोहिणी पहल ये पहल किस राज्य से संबंधित है? आरोहिणी पहल लड़कियों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देने के लिए, सेल्फ डिफेंस के गुर सिखाने का एक पहल है। आरोहिणी पहल है, ये उत्तर प्रदेश का है। इसके तहत जो है ना समग्र शिक्षा अभियान के तहत इसको स्टार्ट किया गया है। लगभग 740 कस्तूरबा गांधी स्कूल है यूपी में, वहां पे ये आरोहिणी पहल है, इसकी शुरुआत की गई है। तो आपसे पूछा जा सकता है आरोहिणी पहल किस राज्य से संबंधित है? ये यूपी से संबंधित है, जहां पे 740 लड़कियों को आत्मरक्षा के गुर जो है ना वो सिखाए जाएंगे। स्कूल में टीचर्स को भी सिखाई जाएंगी, ट्रेनिंग दी जाएगी। वैसे मैं आपको बता देता हूं कस्तूरबा गांधी जी का बर्थडे भारत में 11 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं एज ए नेशनल सेफ मदरहुड डे के रूप में। नेशनल सेफ मदरहुड डे के रूप में जो है ना वो सेलिब्रेट करते हैं, ये याद रखना। इसके अलावा एक बात और याद रखना, आईआईटी के रिलेटेड, और यूपी की बात कर रहा हूं मैं ना, यूपी के अंदर एक आईआईटी कानपुर है, इसने पहला आर्टिफिशियल हार्ट बनाया है, पहला नकली दिल बनाया है, जिसका नाम है हृदय तंत्र। क्या नाम है इसका? हृदय तंत्र, याद रखना, हृदय तंत्र, नकली दिल बनाया है इसने, आर्टिफिशियल हार्ट। वैसे कहते हैं आजकल दुनिया नकली दिल लेके ही घूम रही है, फेक हंसी हंस रही है, फेक रिश्ते रख रही है, फेक तरीके की दुनिया है, झूठी तारीफें चल रही है, झूठे नाते हैं, झूठा ये संसार है, नकली हृदय है। आज कहे कल मुकर गए, कल कहा परसों मुकर गए, अपनों के लिए वक्त नहीं है, ये संसार बिगड़ता जा रहा है। प्रवचन हो गए तो लगता है, इधर ही आ जाऊं मैं, ठीक है। चलो, गाजियाबाद में पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेक्शन रेलवे का 700 जो सेक्शन है ना, ये भारत का पहला ऐसा सेक्शन बना है जो ब्लॉक सिग्नल स्टेशन बना है। गाजियाबाद में दीनदयाल उपाध्याय सेक्शन जो 762 किलोमीटर लंबा है, ये पहला भारत का ब्लॉक सेक्शन रेलवे स्टेशन बना है। ब्लॉक सिग्नल स्टेशन का मतलब क्या होता है? तुमने देखा होगा, ये अपने आप सिग्नल हो जाते हैं ना, ऑटो सिग्नल्स होते हैं, अपने आप तो नहीं होते, एक ही जगह हो रहे हैं। बाकी जगह तो क्या करते हैं, वो तुमने देखे होंगे जो कुछ लोग होते हैं रेलवे में, वो जाके सिग्नल करके आते हैं, लाल बत्ती, हरी बत्ती, पीली बत्ती, जो भी है वो सिग्नल चेंज करके आते हैं। तो ऐसे सिग्नल्स की अगर मैं बात करूं ना, तो ये सिग्नल जो है ना आप लोगों के यहां पे भारत का ये आपका पहला ऐसा इलाका है जहां पे ये सिग्नल जो है ना अपने आप हो रहे हैं। ब्लॉक सिग्नल स्टेशन, अपने आप सिग्नल बदल जाते हैं। ये आपका गाजियाबाद का स्टेशन है। गाजियाबाद में पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेक्शन है रेलवे का, 762 किलोमीटर लंबा है। इस बात को आप लोगों को यहां से याद कर लेना है डियर, ठीक है ना। चलिए सर, ये बात तो तुम समझ गए। अगली बात पे जाते हैं हम लोग। अगली बात इंपॉर्टेंट क्या है? अगली बात इंपॉर्टेंट आपके लिए जो है ना वो क्या रहेगा कि 100 डे हॉस्पिटल सिटी प्रोग्राम, ठीक है ना। 100 डे हॉस्पिटल सिटी प्रोग्राम जो है ना वो विश्व स्तर की सुविधा शहरों को देने के लिए यूपी में प्रोग्राम लॉन्च हुआ है। हॉस्पिटल के एक आपकी जो है ना आपकी हॉस्पिटल की सुविधा के लिए एक ई शुश्रूआत करके योजना है। यूपी का एक चुना बलुआ पत्थर है, इसको याद रखना, जिसको जीआई टैग दिया गया है। ये भारत का सबसे प्रसिद्ध जीआई टैग होगा, नेचुरल जीआई टैग यूपी का चूना बलुआ पत्थर को मिला है। यूपी का एक टेराकोटा भी है, टेराकोटा, ये गोरखपुर का है, इसको भी जो है ना गोरखपुर इसको भी जो है ना जीआई टैग दिया गया है। तो ये बात भी आप लोग चाहें तो याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली बात पे जाते हैं हम लोग। असम का नया पुलिस महानिदेशक कौन बना है? असम का नया पुलिस महानिदेशक बने हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। क्या नाम बोला इनका? इनका नाम बोला है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। असम के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं, ये याद रखना। असम के नए पुलिस महानिदेशक है। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की बैठक अभी हाल ही में कहाँ हुई है? दिल्ली के अंदर हुई है। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक कौन है? प्रशांत कुमार अग्रवाल, पीके अग्रवाल, ठीक है ना। हाँ, प्रशांत कुमार अग्रवाल है, याद रखना। और असम के कौन बने? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। और दिल्ली के अंदर अभी रिसेंटली डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की एक मीटिंग हुई थी, उसमें एक बात इंपॉर्टेंट याद रखना है कि भारत का सबसे बेस्ट पुलिस स्टेशन घोषित किया गया है अस्का पुलिस स्टेशन, जो कि ओडिशा के गंजम जिले का है। अस्का पुलिस स्टेशन जो कि ओडिशा के गंजम जिले का है, इसको आप लोग याद कर लेना। अच्छा, इसके अलावा एक आप याद रखना, इंटरपोल ने यंग पुलिस लीडर जो है ना अभी एक रिसेंटली अभियान चलाया था जो सीबीआई के अंडर था। इसका इंटरपोल का हेडक्वार्टर वियना में है और इसके लियोन करके इसका अदर हेडक्वार्टर है। चलो छोड़ दो ये बात, ना भी याद रखो। असम के अंदर एक बात और भी है, चिराई देव मेरदाम, ये एक आपका जो है ना यूनेस्को साइट की मांग चल रही है, ठीक है ना। ये चिराई देव मेरदाम की यूनेस्को साइट भारत की 41वीं साइट बन जाएगी अगर ये बन गया तो। आपका
दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, जो आपके भारत का, ये याद रखना, ठीक है ना। आशीष चौहान इसके अध्यक्ष बने हैं, और जो बॉम्बे स्टॉक ऑफ एक्सचेंज है उसके सुंदर रमा है, याद रखना। ये पहले आशीष बीएससी में ही हुआ करते थे, ठीक है ना। चलो इसको छोड़ो आप लोग, अगली बात, बेस्ट बिजनेस स्कूल इन इंडिया। भारत में सबसे बेस्ट आईआईएम कौन सा है? अहमदाबाद का है। 2023 के आंकड़ों के अनुसार बेस्ट बिजनेस स्कूल भारत का जो है ना वो है आईआईएम अहमदाबाद। और प्राइवेट में कौन सा है? जेवियर लेबर एक स्कूल है आपका, इंस्टीट्यूट है जमशेदपुर क्या, ठीक है ना। तो ये प्राइवेट में सबसे टॉप है, पर सरकारी वाला याद कर लेना, आईआईएम अहमदाबाद। और दुनिया में सबसे बेस्ट बिजनेस स्कूल है लंदन बिजनेस स्कूल, ठीक है ना। यहां पढ़ाई करने पे पैकेज लाखों करोड़ों के होते हैं भैया, करोड़ों के पैकेज होते हैं, लाखों से तो क्या काम बनता है। अहमदाबाद से रिलेटेड एक बात है, अहमदाबाद, ठीक है ना। जो आईएम अहमदाबाद का है ना, तो करके मैंने अहमदाबाद की 2-3 बात लिख रखी है। अहमदाबाद जो छावनी है ना, उसमें पहली बार आर्मी ने 3D प्रिंटिंग का यूज किया है, मतलब छावनी के अंदर 3D पेंटिंग बनाई हुई है, जो 3 डायमेंशनल पेंटिंग है ना वो तैयार की है। चौथा राज्य बना जहां हर घर जल पहुंचा, ये बात मैंने अभी बताई थी। और भारत का पहला राज्य जहां पे 100% 5G इंटरनेट पहुंच गया। 5G इंटरनेट, 5G इंटरनेट भारत में लॉन्च कब हुआ था? 1 अक्टूबर 2022 को लॉन्च हुआ था 5G इंटरनेट, ये भी बात आपको याद रखना है। गति शक्ति यूनिवर्सिटी की पहली चांसलर, ये गति शक्ति यूनिवर्सिटी गुजरात के वडोदरा में है। उसके जो पहले चांसलर बने हैं अश्विनी वैष्णव बने हैं, याद रखना। ये अश्विनी वैष्णव हमारे भारत में रेल मंत्री है, और जो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है ना उसके भी मिनिस्टर को संभाल रहे हैं ये अश्विनी वैष्णव। गुजरात पुलिस प्रोजेक्ट जो है ना वो त्रिनेत्र है, एक याद रखना, I3C के नाम से जानते हैं। गोल्ड अवार्ड इसको हाल ही में मिला था, विश्वास प्रोजेक्ट का पार्ट है। और ये गुजरात पुलिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, जो कि आपका त्रिनेत्र के नाम से जाना जाता है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के रूप में भी इस प्रोजेक्ट को पहचाना जाता है। एक मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है, मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जो है ना आपका, ये याद रखिएगा आप लोग कि सरकारी स्कूल को बेहतर बनाने के लिए है, ये भी गुजरात का है आपका। मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस ये गुजरात का है, सरकारी स्कूलों को और बेहतर बनाने के लिए। अच्छा सर, अगला करंट अफेयर है कि खेलो इंडिया यूथ गेम हो रहे हैं। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम हो रहे हैं, आपको पता होगा। शुरुआत कब हुई थी इनकी? शुरुआत हुई थी 2018 में हुई थी, फिर कब हुए? 2019 में, फिर कब हुए? 2020 में, फिर कब हुए? 2022 में हुए। क्योंकि 21 वाले नहीं हुए थे, 21 वालों का नाम ही 21 तो रहा, पर हुए ये 2022 में। पहली बार ये हुए थे कहां पे? दिल्ली के अंदर हुए थे, इसमें टॉप हरियाणा आया था। दूसरी बार हुए थे ये पुणे के अंदर, ठीक है ना, जिसके अंदर आपका टॉप जो आया था वो महाराष्ट्र आया था। तीसरी बार ये हुए थे गुवाहाटी के अंदर, ठीक है ना, गुवाहाटी, इसमें भी महाराष्ट्र टॉप पे था। 2022 में ये हरियाणा में हुए, और ये हुए थे कहां पे? 4 जून से लेके और 13 जून तक हुए थे। 5 शहरों में हुए हरियाणा के, एक दिल्ली कहिएगा, एक दिल्ली, एक चंडीगढ़, एक शाहबाद कुरुक्षेत्र, एक हुआ पंचकुला, एक अंबाला। मेन पंचकुला में हुए थे। इसमें टॉप पे आया हरियाणा, और इसका जो आपका मास्कोट था वो था धाकड़। अब ये 5वें हो रहे हैं, नाम इनका 2022 है, वो 23 में रहे हैं, क्योंकि ये एक साल अब गैप ही आएगा हमेशा इनका कोविड की वजह से। 5वें खेल हो रहे हैं भोपाल। एक्चुअली पूरे मध्य प्रदेश के 8 शहरों में होंगे, लेकिन मेन सिटी भोपाल है। इसका शुभंकर एक आशा नाम का चीता है, और एक मोगली है, ये याद रखना आप लोग। अच्छा, तुमने मोगली देखा है क्या? मोगली वो जंगल बुक वाली आपने सीरीज देखी है क्या? उस सीरीज को रुडयार्ड किपलिंग ने तैयार किया था, मध्य प्रदेश के कान्हा किसली नेशनल पार्क की तर्ज पे। उसको देख के मोटिवेशन आया था उनको। कान्हा किसली नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है, तो ये भी याद कर लेना आप लोग, ठीक बात है। चलिए सर आगे जाते हैं। अगली बात है, हाल ही में ZJ002b और ZJ1002c ये 2 ग्रह खोजे गए हैं, और ये याद रखना 2 नए ग्रह खोजे गए हैं जो पृथ्वी के जैसे ही हैं, धरती के आकार के ही हैं। ये थोड़ा सा, ये धरती जैसा ही है, ये बी वाला सी वाला थोड़ा सा बड़ा मानते हैं, और यहां पे ऐसा माना जा रहा है कि जीवन की संभावना भी है। तो याद रखना ZJ1002b और ZJ1002c, ये बी और सी जो है ना 2 खोजे गए हैं, और दोनों के दोनों पे ऐसी जीवन की संभावना भी मानी जा रही है। यहां पे जीवन विद्या शिविर दिल्ली में है, 4000 टीचर्स को स्किल्स सिखाएगा त्यागराज स्टेडियम के अंदर। एक शिविर है जिसमें दिल्ली के अंदर टीचर्स को स्किल्स सिखाई जाएगी, टीचर्स को पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना, कैसे अपनी टीचिंग स्किल्स को इंप्रूव किया जा सकता है, नई टेक्नोलॉजी के साथ में कैसे बढ़ा जा सकता है, करंट पॉइंट को कैसे ऐड किया जा सकता है, उन सभी के लिए।
केडी जाधव इंडिया ओपन टूर्नामेंट में जो है ना अभी हाल ही में केडी जाधव, ये तो चलो चैट छोड़ सकते हो आप, ठीक है। अगला बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट भैया, क्या अगली इंपॉर्टेंट बात है कि इटिकोपा का टॉय है कि ये शिल्पकार है जिसके सीवी राजू है, इनको पद्म श्री मिला है, 2023 के हैं, ये आंध्र प्रदेश से हैं, ये लकड़ी के खिलौने बनाते हैं। ये इटिकोपाक का जो है ना विशाखापट्टनम से संबंधित एक पौधा है आपका, इस पौधे का नाम जो है ना वो है आपका रिटिका टिंकोरिया, इस पौधे का नाम है टेक्निकली ये, तो वैसे इसको वहां कहते हैं अनकडू, अनकडू की लकड़ी है ये, इस लकड़ी के खिलौने बनाते हैं ये, ठीक है ना। और ये कोडापल्ली के खिलौने भी बहुत फेमस है यहाँ के, ये खिलौने जो है ना बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध और काफ़ी महंगे हैं ये। और कर्नाटक के अंदर जो है ना एक चन्नापटना टॉयज भी है, ये भी बहुत फेमस है। इसके अलावा कोपाल टॉयज भी है, ठीक है ना, ये ट्राइबल्स के टॉय हैं आपके। खैर अगली बात करते हैं, तो एक 8वीं वंदे भारत ट्रेन जो है ना वो कहां से कहां तक चली है भारत में, मैं बताता हूं। पहली वंदे भारत ट्रेन चली थी 15 फरवरी 2019 को चली थी वंदे भारत ट्रेन, और पहली वंदे भारत ट्रेन चली थी दिल्ली से लेकर वाराणसी के बीच में। लेटेस्ट अभी चली है 8वीं, जो कि सिकंदराबाद से विजयवाड़ा के बीच में। ये सिकंदराबाद है तेलंगाना में, विजयवाड़ा है आंध्र प्रदेश में। हैदराबाद सिकंदराबाद को जुड़वा नगर के नाम से जानते हो आप लोग। वंदे भारत ट्रेन भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है, 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन है, ठीक है ना। और एक बात और याद रखना कि वंदे भारत ट्रेन जो है ना ये पहले चेन्नई इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में बनी, लेकिन अब जो है ना ये उत्तर भारत में सोनीपत के एक बड़ी गांव में 161 एकड़ 585 करोड़ की लागत से एक बहुत बड़ा सेटअप खोला गया है, जिसके अंदर वंदे भारत कोच इंटीग्रल फैक्ट्री की ये ट्रेन जो है ना ये चलेगी, या ये बनेगी, कहिएगा यूं कहिएगा, इसमें बनेगी, ये रेल कोच फैक्ट्री बनाई गई है यहाँ पे। और वंदे भारत ट्रेन की खास बात यह है कि इसमें जो चेयर है ना वो 360 घूम जाती है, ठीक है ना। मैं इसमें बैठा हूँ, ठीक है ना, तो करके मैंने इसका रियल एक्सपीरियंस लिया। जैसे प्लेन में टॉयलेट होते हैं ना वैक्यूम्स वाले, तो वैसे तो इसमें टॉयलेट है। इसकी चेयर ना मतलब 360 डिग्री घूम जाती है। चेयर कार है, सोने वाली है ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि उससे पहले तो पहुंचा ही देती है ये। और फुली एसी तो खैर नो डाउट रहना ही है, ठीक है ना। किराया भी लगभग प्लेन जैसा ही लगता है इसका, और 360 घूम जाती है। व्यू आप ले सकते हो इसका एक साइड वाला, तो मतलब बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेन है ये, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। वाईएसआर शादी तोहफा मुस्लिम के लिए स्टार्ट किया गया है, वाईएसआर कल्याण मस्तु हिंदू के लिए स्टार्ट किया गया है ये। और एक बात ये याद रखना कि आंध्र प्रदेश ने 1 अक्टूबर 2022 से बाल विवाह को रोक लगा दी है, ठीक है ना। ये भी बात याद रखना, इन योजनाओं के तहत भी जो है ना वो रोक लगाने की भी घोषणा की गई है, ठीक है। अगली बात इंपॉर्टेंट है आपका कि सोलिगा समुदाय के नाम पे एक ततैया, टांटिया जिसको कहते हैं, एक नई प्रजाति कर्नाटक में खोजी गई है। सोलिगा, ये सोलिगा समुदाय के नाम पे एक ततैया की प्रजाति है। ये बीआर हिल्स में रहती है, बिलीगिरी रंगना पहाड़ी के अंदर ये जनजाति पाई जाती है, जो कि यहाँ पे एक बिलारंगा रंगा स्वामी टेम्पल भी है एक, और एक कावेरी कपिला रिवर भी यहीं से ही निकलती है। और चामराज जिले के अंदर है ये बीआर हिल्स वहां पे, ठीक है। और ताल कावेरी कावेरी एक्चुअली ताल कावेरी से निकलती है मेन तो। और यहाँ पे एक डार्क स्काई रिजर्व भी बनाया जाएगा, अभी थोड़े दिन पहले घोषणा हुई थी, ठीक है। और एक कर्नाटक के अंदर हुबली और धारवाड़ का जो है ना नेशनल यूथ फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया गया था, उसमें पीएम मोदी साहब ने ही खुद उसका उद्घाटन किया था, जिसका मास्कोट रखा गया था चंपी चिक्का, ठीक है ना। 26 जनवरी को बीएसएफ, सीआईएसएफ और सीआरपीएफ, आईटीबीपी और सीमा सुरक्षा बल, असम राइफल, इन सभी का एक कॉमन टैब्लो निकाला गया। हर बार क्या होता था, अलग अलग टैब्लो निकालते थे, इनके लिए कॉमन टैब्लो निकाला गया एक, ठीक है ना। इनकी टीम लीडर जो कौन बनी थी, असिस्टेंट कमांडेंट कमलप्रीत कौर बनी थी। थीम थी नारी शक्ति, 12 महिला कमांडर इसमें शामिल थी, लेकिन ये असिस्टेंट कमांडर कमलप्रीत कौर जो है ना, इनको जरूर याद कर लेना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट नाम हो सकता है आपके लिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्या एक इंपॉर्टेंट है डिंपल भाटी। डिंपल भाटी जो है ना, ये डेयर ड्रिल्स जो मोटरसाइकिल से करतब दिखाते हैं ना, उनकी जो है ना आपकी ये लीड किया था इन्होंने। चेतना शर्मा ने जो है ना वो आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल को लीड किया था।
पूनम गुप्ता ने शांति दूत की टुकड़ी है उसको लीड किया था सीआरपीएफ में। सीआरपीएफ का एक बहुत बड़ा सीआरपीएफ पीस कीपर ऑफ द नेशन अभियान है, दुनिया का पहला महिला सशक्तिकरण पुलिस बटालियन है ये, उसमें पूनम गुप्ता ने उसको लीड किया था। और इस बार सबसे टॉप पे झांकी, सबसे नंबर 1 पे झांकी आई है उत्तराखंड की, मानस खंड जिसका थीम था। 2 नंबर पे आई है महाराष्ट्र की, 3 नंबर पे आई है यूपी की, ठीक है। हरियाणा की भी झांकी शामिल हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय गीता उत्सव करके थीम था उसका, ठीक है। अल मिनहंद ये एक शहर है यूएई का, इस शहर का नाम बदल दिया और इस शहर का नाम बदल के हिंद सागर कर दिया गया है, याद रखना हिंद सागर। ऐसा माना जाता है कि यूएई के जो शेख हैं उनकी पत्नी का नाम है शेख हिंद भिंद मखतूमा बिल जुमा अल मखतूम, इनके नाम पे रखा गया। नाम तो देखो तुम पत्नी का, 2.5 किलोमीटर लंबा नाम है, मम्मी को शर्म नहीं आई क्या इनके नाम रखते हुए? शेख हिंद भिंद मखतूमा बिल जुमा अल मखतूम। वैलेंटाइन डे पे या कैसे कैसे मतलब बुलाता हो, घर पे क्या कहके बुलाता होगा, बुलाते पहले इस मतलब लंबा पैराग्राफ हो गया। तो शेख हिंद भिंद मखतूमा बिल जुमा अल मखतूम, आओ इधर, रहने दे। मखतूम बुलाता हो गया, मखतूमा बुलाता होगा ना, जुमा अल भिंद सिंध, हे भगवान प्रणाम आपको, कोटि कोटि वंदन, ठीक है ना। शेख बिन जायद अल नायन इनके शोहर हैं, शेख बिन जायद अल नायन, वो थोड़ा और ही लंबा नाम होगा, ठीक है। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी कर्नाटक के धारवाड़ में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और नेशनल साइबर फॉरेंसिक हैदराबाद में जो है ना सेंट्रल लैब के रूप में स्थापित है आपकी। अच्छा, वाइस चीफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स अभी कौन बने? अच्छा, इंडियन एयरफोर्स के तो चीफ तो जो है ना उनका तो नाम आपको याद होगा, इंडियन एयरफोर्स में कौन है भैया? विवेक राम चौधरी है, हाँ विवेक राम चौधरी है, ठीक बात है, ठीक है ना। और ये इसके वाइस चीफ कौन बने? एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह जो है ना इसके वाइस चीफ बने हैं, ये भी बात तुम लोग याद कर लेना डियर, ठीक बात होगी, ठीक है। चलो डियर, तो एक तो आपका पॉइंट ये हुआ, इस पीपीटी में इतने ही क्वेश्चन थे, ठीक है ना। अब मैं दूसरी पीपीटी लेके आता हूं, थोड़ी क्लास और लंबी चला दूं क्या, घंटा एक और पढ़ा दूं, ठीक है, क्या कहते हो? पहले तो ये फुल स्क्रीन होना चाहिए, हुआ फुल स्क्रीन, ठीक बात। चलिए फिर ये क्लास थोड़ी और चलेगी भी, ठीक है ना, सुनते जाओ। कौन सा देश यूरो को अपनी करेंसी के रूप में लिया गया है? कौन से देश ने यूरो को अपनी करेंसी के रूप में जो है ना वो नॉमिनेट किया है? तो ये क्रोएशिया ने किया है, सी वाला ऑप्शन सही रहेगा इसका हमारा, ठीक है ना। जिसको पढ़ना है वो बैठे रहें और सुनते रहें, समझते रहें, जिसको नहीं पढ़ना है, जिसको कुछ और काम है वगैरह वगैरह जो भी है वो कोई मनाही नहीं है, जिनको पढ़ना है वो आप लोग पढ़ते रहिएगा, ठीक है ना। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि आपके जनवरी के क्वेश्चनों के रूप में करवा रहा हूं। कौन से देश यूरो को अपनी करेंसी के रूप में शामिल कर दिया है? वो क्रोएशिया को किया है। थोड़ी सी स्पीड रखूंगा और फटाफट आप लोगों को मेन चीजें जो है ना वो पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। अपनी याद कर लेना, इनकी पहली करेंसी कौन सी थी? इनकी पहली करेंसी कुना थी, कुना करेंसी को हटा दिया इन्होंने और अब इन्होंने क्रोएशिया ने यूरो को अपना लिया है। 1 जनवरी 2023 की आधी रात से कुना करेंसी को अलविदा कह दिया। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के 6वीं बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है, ये याद रखना। इजराइल की संसद का नाम नेसेट है, ये मैंने अभी बताया था आप लोगों को, ये भी बात आपको याद रखना है डियर, ठीक है ना। ब्राजील के नए राष्ट्रपति कौन बने? ब्राजील के नए राष्ट्रपति बने हैं लुइज इनसियो लुला दा सिल्वा। हाय 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 हाय, क्या नाम है, मजा आ गया भाई सब पढ़ के नाम आपका, ठीक है ना। सलाम है आपको, लुइज इनसियो लुला दा सिल्वा, ठीक है ना। क्या ही तो लंबा नाम रखा है आपने, इससे लंबा नाम नहीं था आपके पास में। ब्राजील 2003 से 2010 के बीच में लगातार 2 बार ब्राजील पे शासन इन्होंने कर लिया है और तीसरे राष्ट्रपति शासनकाल की शुरुआत करने वाले हैं। 39वें राष्ट्रपति होने वाले हैं ब्राजील
ब्राजील के। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ होती है? ब्राज़ील में ही होती है। ये भी बात आपको याद करना है डियर। ठीक बात हो गई है। 2023 के पहले 6 महीनों के लिए किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? 2023 के पहले 6 महीनों के लिए जो है ना वो स्वीडन ने बेसिकली यूरोपीय संघ के परिषद की अध्यक्षता संभाली है। सी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा हमारा। कौन सा देश हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने वाला दूसरा देश बन गया है? तो दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जर्मनी ने स्टार्ट की थी और दूसरा देश बना है जी चाइना। चाइना जो है ना वो हाइड्रोजन ट्रेन स्टार्ट करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है सरकार जी। ठीक है, हाइड्रोजन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ट्रेन में 1000 किलोमीटर तक जा सकती है एक बार में और इसकी स्पीड 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से होने वाली है। यूएनएससी के गैर स्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का होता है? 2 साल का होता है आपका। 31 दिसंबर को इनका कार्यकाल समाप्त हो गया है। 5 नए देश इसके आए हैं यूनाइटेड नेशन के आपके। इनमें से भारत है, आयरलैंड है, केन्या है, मैक्सिको है और नॉर्वे की जगह जो है ना वो ले रहे हैं। कौन से? इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड ने आधिकारिक तौर पर जो है ना इसके गैर स्थायी सदस्य के रूप में 2 साल का कार्यकाल स्टार्ट किया है। ये पहले थे, अब उनकी जगह पे वो आ गए। अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला 2023 का थीम कौन से देश पे था? तो अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला 2023 का थीम जो था ना वो स्पेन का था, याद रखना। स्पेन अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश है। स्पेन दूसरी बार ये थीम रहने वाला है। 31 जनवरी से 12 फरवरी तक ये मेला कोलकाता के पास सॉल्ट लेक में सेंट्रल पार्क में जो ना आयोजित किया जाएगा आपका। किस देश ने चीन के सहयोग से पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रिया का उद्घाटन किया? तो प्रिया का उद्घाटन चीन के सहयोग से नेपाल ने किया है। नेपाल के प्रधानमंत्री भी चर्चा में है, पुष्प कमल दहल प्रचंड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी। नेपाल में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। नेपाली भाषा में सागरमाथा, तिब्बती भाषा में चोगलुगमा। ऊंचाई 8848.86 मीटर। ये बातें तुम लोगों को याद कर लेना है बच्चा, ठीक बात है। रोज क्रिस्टियन ओसाका रापांडो को किस देश का उपराष्ट्रपति बनाया गया? गैबॉन का बनाया गया। ये गैबॉन इंपॉर्टेंट है तो पढ़ा रहा हूं। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि गैबॉन GABON गैबॉन और एक देश है टोगो। ये दोनों देश जो है ना ये अभी रिसेंटली कॉमनवेल्थ में शामिल हुए थे। गैबॉन 55 नंबर का देश है जो कॉमनवेल्थ में शामिल हुआ। टोगो 56 नंबर का देश है। ये दोनों के दोनों जो है ना वो वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है, ये याद रखना आप लोग। वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है और ये कभी किसी के गुलाम रहे तो किसके गुलाम रहे? ये फ्रांस के गुलाम रह चुके हैं। ये बात भी आप लोग याद कर लेना। तो ओसाका रापांडो गैबॉन की पहली महिला उपराष्ट्रपति के रूप में बनने वाली है, ये बात जरूर याद रखना। और यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति के नाम क्या है? बोंगो ओडिम्बा। ठीक है, अगली बात है, भारतीय मूल की मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली संयुक्त राज्य अमेरिका की। ठीक है ना, तो इनका नाम है मनप्रीत मोनिका। ठीक बात है। चलो सर आगे जाते हैं हम लोग, अगली बात पे आते हैं। अगली बात क्या है? अगली बात क्या? अगली बात ये रहा आपका, ठीक है ना, क्या कि लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला 16 से 21 जनवरी 2023 तक किन देशों में प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे? केन्या और तंजानिया। केन्या और तंजानिया लोकसभा के स्पीकर हैं, ओम बिरला है। 16 से 21 जनवरी 2023 तक केन्या और तंजानिया जाने वाले एक प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करने वाले हैं। ये काम की बात बता रहा हूं, टेंशन न लेना, बहुत ही काम की बात। किस देश ने 11 जनवरी 2023 को सूडान इबोला वायरस के कारण होने वाले इबोला रोग के प्रकोप को समाप्ति की घोषणा की है? युगांडा ने की है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक बयान में युगांडा ने 11 जनवरी 2023 को सूडान इबोला वायरस के कारण होने वाली इबोला बीमारी के प्रकोप के अंत की घोषणा की है। ये घातक बीमारी है जो मनुष्यों में बुखार होता था, इसका खून वगैरह निकलने लग जाता था, जंगली जानवरों से इंसानों में फैलता था। इबोला उपचार के लिए रेमडेसिविर का भी प्रशिक्षण किया गया था, लेकिन अब ये बीमारी यहां से जड़ से खत्म हो चुकी है, ऐसा युगांडा ने कहा है। सोनिया गुजाजारा को जनवरी 2022 में किस देश के स्वदेशी लोगों के एक नए मंत्रालय के पहले मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? ये ब्राजील ने नियुक्त किया है। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनसियो लुला डा सिल्वा ये अभी बने, मैंने अभी बताया था, इन्होंने नए मंत्रालय के मंत्री के रूप में इसे घोषित किया है, स्वदेशी मंत्री के रूप में।
किस देश ने जनवरी 2022 में अपने स्कूली छात्रों के लिए पंजाबी को नवीनतम भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा की है? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पंजाबी को नवीनतम भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा की है ऑस्ट्रेलिया ने। जैसे कनाडा में अपनाई गई है ना, वैसे वैसे ही ऑस्ट्रेलिया सरकार ने जनवरी 2022 में पंजाबी को अपने स्कूली छात्रों के लिए अपनाने की घोषणा की थी, लेकिन ये अब अपना लिया गया है। 2021 की जनगणना के बाद यह घोषणा की गई थी कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली भाषा है, जहां लगभग 2,39,000 से ज्यादा के लोग इस भाषा के घर में उपयोग करते हैं और 2016 के मुकाबले 2021 में 80% की बढ़ोतरी हुई है। मतलब पूरा कनाडा, मतलब पूरा पंजाब पहले कनाडा में था और अब समझिएगा ऑस्ट्रेलिया में जाके भी बैठ गया है। 15 जनवरी 2023 को 71वें वार्षिक मिस यूनिवर्स पेजेंट का विजेता किसे बनाया गया? मिस यूनिवर्स जो बनी है उनका नाम है आर बॉनी गैब्रियल। क्या नाम बोला सर जी? आर बॉनी गैब्रियल, ठीक है ना। ये मिस यूनिवर्स बनी है, इंपॉर्टेंट है। आर बॉनी गैब्रियल को 15 जनवरी 2023 को 71वें वार्षिक मिस यूनिवर्स में जो है ना, इनको यूनिवर्स का पेजेंट विजेता घोषित किया गया है। ये याद करना, मिस वेनेजुएला अमांडा दूदामेल दूसरे स्थान पे रही और इसके बाद में मिस डोमिनिकल ये तीसरे स्थान पे रही। मिस यूनिवर्स जीतने वाली ये पहली फिलिपिना अमेरिकन है, ठीक है ना। भारत को अब तक 3 बार मिल गया है ये। 1994 में मिला था बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता को, 2000 में मिला था लारा दत्ता को और पिछले साल 2021 में मिला था हरनाज कौर संधू को, ठीक है। इनका नाम ढंग से याद कर लेना, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, गैब्रियल, ठीक है ना, आर बॉनी गैब्रियल, ठीक है, आर बॉनी गैब्रियल। अगली बात है कि भारत ने 15 जनवरी 2023 को किस देश को पेंटावेलेंट टीकों की 12,500 12,500 खुराक देने की घोषणा की है? 12,500 पेंटावेलेंट टीका बच्चों को ना जानलेवा 5 जानलेवा बीमारी से बचाने के लिए काम आता है। एक है इसमें डिप्थीरिया, एक है इसमें पर्टुसिस, एक टिटनस, एक है इसके अंदर हेपेटाइटिस बी, एक है हिब। इनसे सुरक्षा प्रदान की जाती है और ये क्यूबा को जो है ना भारत ने देने की घोषणा की है। 15 जनवरी 2023 को क्यूबा को पेंटावेलेंट टीकों की 12,500 खुराक देने की घोषणा की है भारत ने। ये बात याद कर लेना। कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू के चित्र सहित डाक टिकट जारी करेगा? तो भारत के पीएम पहले थे जवाहरलाल नेहरू, उनके 75वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर श्रीलंका ऐसा जारी करने वाला है। श्रीलंका करेगा ऐसा। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का चित्र जो है ना वो जारी करेगा। 4 फरवरी को राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने, ये दोनों नाम याद करना। यहाँ के राष्ट्रपति है रानिल विक्रमसिंघे और प्रधानमंत्री है दिनेश गुणवर्धने। इन्होंने जो है ना इसकी उपस्थिति में आयोजित किया जाएगा। 4 फरवरी जा चुकी है, यह काम हो भी चुका है। अगली बात, किस देश ने भारी विरोध के बाद आपातकाल की घोषणा की है? पेरू की राजधानी लीमा के साथ साथ कास्को, पुणे और केलाओ के बाद बंदरगाह में आपातकाल की स्थिति है आपकी। यहाँ पे लगभग 1 हफ्ते से विरोध चल रहा है और कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसा किया गया है। बहुत सारे जो है ना मतलब गरीबी की स्थिति है, यूं कहिएगा आप लोग। 17 जनवरी 2023 को अमेरिका के कैलिफोर्निया में ऑकलैंड सिटी काउंसिलिंग सदस्य के रूप में शपथ लेने वाली सबसे कम उम्र की पहली अश्वेत LGBTQ, ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि भारत का पहला LGBTQ सेंटर कहां बना था? ये बना था आपका मुंबई के अंदर। ये याद रखना, भारत का पहला LGBTQ सेंटर मुंबई के अंदर बना था। LGBTQ का मतलब क्या होता है? लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर, ठीक है ना, क्या UER क्वीर, इसको जाना करते हैं क्वीर के नाम से। LGBTQ लेस्बियन होता है केवल गर्ल्स में, लड़की ध्यान रखना लड़की जैसी ही पैदा होती है पर उसके हार्मोन जो होते हैं ना, एक कौन सा हार्मोन होता है? सेक्स हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन। वुमेन में जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो महिलाओं जैसे महिलाओं के लैंगिक लक्षण उत्पन्न करता है। एक महिला है तो लड़की की तरह ही आवाज होगी, लड़की की तरह ही उसकी टोनल क्वालिटी, बॉडी स्ट्रक्चर सब कुछ लड़की का होगा। के अलावा वो वुमेन होके मेल की तरफ, अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होगी। ये एक एस्ट्रोजन हार्मोन करता है। अगर ये हार्मोन कम हो जाए तो एक लड़की लड़की की तरफ अट्रैक्ट ना होके एक लड़की लड़के की तरफ अट्रैक्ट ना होके लड़की की तरफ अट्रैक्ट होगी, तो उसको लेस्बियन कहते हैं। सेम काम लड़के में होता है जिसको गे कहते हैं। टेस्टोन हार्मोन होता है जिसकी वजह से दाढ़ी मुंह झुकते हैं या आवाज का भारीपन आता है। ये हार्मोन का लेवल अगर ठीक ठाक है तो लड़का लड़की की तरफ अट्रैक्ट होगा, लेकिन अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट ना होने की वजह टेस्टोन हार्मोन कम हो गया तो लड़का लड़के से शादी करेगा। ऐसा थोड़े दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ा केस भी गया था
था, धारा 370 का केस तुमने सुना भी होगा, समलैंगिक विवाह भी तुमने सुना होगा। ट्रांस बाइसेक्सुअल जो दोनों तरफ है, लड़का है तो लड़के की तरफ भी है, लड़की की तरफ भी है, लड़की है तो लड़की की तरफ भी है, लड़के की तरफ भी है, तो मतलब ये बाइसेक्सुअल है। ये हार्मोनिक डिसबैलेंस होते हैं ये, ठीक है, इन पे कभी हंसना नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि ये हार्मोनिक डिसबैलेंस है, बीमारी अगर आ गई है तो क्या कर सकते हैं, ठीक नहीं की जा सकती, बस बात इतनी सी है। ट्रांसजेंडर जानते हो, क्वीर जिसका भी अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता, बहुत सारे मल्टीपल सिम्टम्स हैं। तो ये एलजीबीटीक्यू महिला अभी कौन बनी है, इनका नाम है जननी रामचंद्रन। भारतीय अमेरिकी अटॉर्नी जननी रामचंद्र 17 जनवरी 2023 को अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया के में ऑकलैंड सिटी में काउंसिलिंग के सदस्य के रूप में शपथ लेने वाली सबसे कम उम्र की और पहली अश्वेत महिला बन गई है। एलजीबीटीक्यू वाली भी, ये भी बात आप लोगों को यहां से याद करना है। ठीक बात है, अगली बात करते हैं जेसिडा आर्डन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जेसिडा आर्डन पद से इस्तीफा देने की घोषणा करी। कौन से देश की प्रधानमंत्री, न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिडा आर्डन जो है ना, ये अपने पद से इस्तीफा दे चुकी है। 2008 के आम चुनाव में सांसद बनी थी। न्यूजीलैंड देश दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। 7 फरवरी को इनका कार्यकाल जो है ना वो समाप्त होता जा रहा है। 2017 में न्यूजीलैंड की 40वीं प्रधानमंत्री जो है ना ये बनी थी आपकी, ठीक है। कौन सा देश भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार, सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार चौथा है रशिया है, ठीक है ना, रशिया चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है हमारे भारत का। जेसिडा आर्डन की जगह न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बने कौन है वैसे 41 में, इनका नाम है क्रिस हिपकिंस, ठीक है ना, क्रिस हिपकिंस, याद रखना क्रिस हिपकिंस है। ये न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री हैं आपके, ठीक है ना। 3 साल पूरे करने के बाद पीएम पद से इस्तीफे की घोषणा की है आर्डन ने, ठीक है। तो ये याद रखना 41वें प्रधानमंत्री बन गए हिपकिंस, याद रखना क्रिस हिपकिंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा देश ऋण पुनर्गठन के लिए श्रीलंका को आश्वासन देने वाला पहला लेनदार देश बन गया? भारत बना है ये। भारत कहता है टेंशन क्यों लेते हो तुम, चिंता क्यों करते हो, हम तुम्हारे साथ में हैं। ये तो वैसे भी किस देश ने भारत में वीजा प्रसंस्करण में देरी को कम करने के लिए पहल स्टार्ट की? अभी वीजा के अंदर जो लगने वाला जो टाइम है ना उसको कम करने के लिए अमेरिका ने जो है ना प्रक्रिया स्टार्ट की है। भी अगर कोई भारत का व्यक्ति अमेरिका जाना चाह रहा है तो उसके लिए ये पहली बार आवेदकों के लिए विशेष साक्षात्कार का नियम जो निर्धारित किया है। कॉन्सुलर कर्मचारियों की संख्या बढ़ाना शामिल है इसके अंदर। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद में जो है ना अलग से वीजा बैकलॉग को कम किया जाएगा, और ताकि जो है ना यहाँ से बाहर से ज्यादा लोग वहां पे काम करने के लिए जा सके, इसके लिए ऐसा किया गया है। जनवरी 2023 में रोम में आयोजित खाद्य और कृषि के लिए पशु अनुवांशिकी संसाधनों पर FAO के अंतर सरकारी तकनीक कार्य समूह के 12वें सेशन के उपाध्यक्ष कौन बना है? ये हमारा भारत ही बना है इसका। तो संघाई सहयोग कॉरपोरेशन SCO फिल्म महोत्सव, ये सुपर इंपॉर्टेंट है। फिल्म महोत्सव 27 से 31 जनवरी को कहां आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा जी कहां पे? मुंबई के अंदर। ऑप्शन नंबर डी जो है ना इस सवाल का हमारा ठीक है, मुंबई के अंदर संघाई सहयोग कॉरपोरेशन SCO फिल्म महोत्सव 27 से लेकर 31 जनवरी तक जो है ना ये मुंबई के अंदर आयोजित किया गया आपका। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो सैन्य समिति के पूर्व अध्यक्ष पेट्र पावेल ये किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? ये बने हैं चेक गणराज्य के, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी जो है ना इस सवाल का बिल्कुल ठीक है, चेक गणराज्य। उसके बाद में आपका है क्या? शहरी स्थानीय निकाय चुनाव को लेके हाईकोर्ट के फैसले के बाद पहली बार ट्रिपल टेस्ट सर्वे जो है ना वो किया जाएगा। ये ट्रिपल टेस्ट सर्वे यूपी में किया जाएगा आपका चुनाव आयोग के द्वारा, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में पहली बार ट्रिपल टेस्ट सर्वे होने वाला है, और यहाँ पे बेसिकली शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के आदेश होंगे जिसके अंदर ट्रिपल टेस्ट किया जाएगा आपका। 3 टेस्ट के बाद जो है ना वोटिंग होगी आपकी। किस संस्थान को G20 विज्ञान कार्य समूह का सचिवालय नामित किया गया है? ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को नामित किया गया है आपका G20 के लिए। G20 के कई समूहों में से एक है, वैसे तो आपको पता ही है। इसका हेडक्वार्टर कहीं नहीं होता, G7 और G20 का दोनों का ही। ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित मामलों के लिए किस केंद्रीय मंत्रालय को नोडल मंत्रालय के रूप में जानकारी मिली, मंजूरी मिली? इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय को, मिट्टी जिसको कहा करते हो आप लोग। भारत अपनी पहली अपशिष्ट हाइड्रोजन परियोजना कहां स्थापित करेगा? ये भारत पहली अपनी हाइड्रोजन अपशिष्ट प्रणाली जो है ना वो पुणे के अंदर सेटअप करने वाला है, पुणे महाराष्ट्र के अंदर। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज कहां है? तो जुआरी ब्रिज भारत का खोला गया है आपका गोवा के अंदर। जुआरी ब्रिज का काम स्टार्ट हुआ है 2016 के अंदर स्टार्ट हुआ था। अभी इसको 8 लेन का जुआरी ब्रिज का जो ना वो उद्घाटन किया गया नितिन जयराम गडकरी के द्वारा।
इसके बाद में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहां? कोलकाता में। नो डाउट सबको पता है 2023 में ये परियोजना स्टार्ट हो जाएगी आपकी ऑलमोस्ट, ठीक है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान, इसका उद्घाटन वेस्ट बंगाल के अंदर किया गया है आपका, ठीक है ना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम आते ही पश्चिम बंगाल याद आ ही जाता है। गुजरात के किस शहर को 1 जनवरी 2023 को अपना पहला इनवर्टो फर्टिलाइजेशन मोबाइल डिवाइस मिला है? अमरेली को मिला है। मतलब ये गाय भैंस के दूध की नस्लों को सुधारने के लिए चलती फिरती वैन के माध्यम से आईवीएफ किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय जासूस प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला रखी है। ये देवलाली जगह जो है ना, यहाँ पे देवनहल्ली के अंदर आधारशिला रखी गई, कर्नाटक के अंदर है। देवलाली तो महाराष्ट्र में है, जो कंटोनमेंट एरिया मैंने बताया था अभी। चुनाव आयोग ने किस राज्य में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए मिशन 929 लॉन्च किया? तो मिशन 929 लॉन्च किया त्रिपुरा के अंदर, ठीक है ना। त्रिपुरा के अंदर लॉन्च किया गया मिशन 929 आपका। इसके बाद में अगला आता है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 जनवरी को किस शहर में संविधान पार्क का उद्घाटन किया? संविधान पार्क का उद्घाटन किया गया जयपुर के अंदर। 3 जनवरी को राजस्थान के अंदर जयपुर के अंदर संविधान पार्क है, जो आम लोगों को संवैधानिक जागरूकता पैदा करने के लिए संविधान पार्क उद्घाटन हुआ है। रक्षा मंत्री ने 3 जनवरी को किस राज्य या केंद्र शासित में सियोम पुल का उद्घाटन हुआ? तो ये अरुणाचल के अंदर हुआ है सियोम पुल का उद्घाटन आपका, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। 12 से 16 जनवरी 2023 तक 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहां आयोजित किया गया? ये कर्नाटक के अंदर किया गया आपका, ठीक है ना, 12 से 16 जनवरी तक। जम्मू कश्मीर का एक डोडा जिला है, यहां पे एक ई लाइब्रेरी खुली है हाल ही में, याद रखना। डोडा डिस्ट्रिक्ट का जो आपका क्या कहते हैं वो था, मुझे याद नहीं आ रहा रे भी, मशरूम, हाँ मशरूम, उसको जीआई टैग भी मिला था, ठीक है ना। डोडा डिस्ट्रिक्ट का मशरूम को जीआई टैग भी मिला था थोड़े समय पहले। किस राज्य सरकार ने आधुनिक भित्ति कला वॉल ऑफ पीस का उद्घाटन किया? वॉल ऑफ पीस ये केरल के अंदर किया गया है, केरल के चेरपुलाश्री के अंदर किया गया है ये, ठीक है ना। केरल के चेरपुलाश्री के अंदर किया गया है, ये याद रखना आप लोग। इसके बाद में जनवरी 2023 को रेलवे स्टेशन को जो है ना एक FSSAI का इट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन दिया गया। ये वाराणसी कैंट का है, याद रखना आप लोग, ठीक है ना। वाराणसी कैंट, सी ऑप्शन इसका सही है हमारा। जनवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार राज्य या उसकी इकाइयों के अलावा अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भी लागू किया जाएगा? 1921, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 1921, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये दोनों। जनवरी 2023 के ओडिशा के मुख्यमंत्री जो नवीन पटनायक है, इन्होंने किस शहर में हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया? ये राउरकेला के अंदर किया। इसके अलावा जो आपका है कि मेघालय में 3 दिन का पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का उद्घाटन किसने किया? ये नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। दुनिया का पहला पाम लीफ पांडुलिपि संग्रहालय, ये पाम लीफ पांडुलिपि संग्रहालय जो है ना, ये तिरुवनंतपुरम के अंदर जो है ना, ये खोला गया आपका। ठीक बात होगी। चलो फिर एक काम करते हैं, आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को फिर हम लोग यहीं पे ही जो है ना आप लोगों को वाइंड अप करते हैं डियर। ठीक बात होगी, ठीक है। इसका PDF आप लोगों को मिल जाएगा डियर, ठीक है। और आप लोगों ने इसको पढ़ भी लेना है डियर। हाँ जी, PDF इसका मिल जाएगा आपको, टेंशन ना लेना।